उस नेचर को भी हम यहाँ पर कवर करते चल रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 लिया जा रहा है। तो बीपीएससी ही आयोग भी अपना कमीशन का भी कंडक्ट एग्जाम करती है और यहाँ पर आपका टीचर का भी कंडक्ट करती है। तो मैंने ये देखा हुआ है कि बीपीएससी के सिलेबस को अगर बढ़िया से एनालाइज किया जाए, पीवाईक्यू को देखा जाए, क्योंकि टीआरई का एग्जामिनेशन 3 ही हुआ है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। तो आपके पास बहुत अधिक पीवाईक्यू है नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप बहुत अधिक सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बीपीएससी का एग्जाम लगातार हो रहा है, तो बीपीएससी के हम प्रश्न को, उसके सिलेबस को साथ लेके चलेंगे। मेरा मान के ये चलना है कि अपने बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा तो आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे आते हैं। जनरली क्या होता है, बच्चे एक शुरू से पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत बच्चों की याद होती है कि किताब खोलेंगे तो कहेंगे नहीं पहला पेज से ही पढ़ेंगे, कंटेक्स्ट भी उसका पढ़ेंगे, कंटेंट भी पढ़ेंगे और लास्ट में उसका प्रीफेस भी पढ़ेंगे, परिभाषा ही पढ़ना शुरू करेंगे। हमें बस ध्यान रखना है कि अगर आपने तैयारी एक बार समग्रता से की हुई है, संपूर्ण तैयारी आपकी है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमें कौन टॉपिक को और कितना पढ़ना है। अधिक, बहुत अधिक ज्ञान और बहुत अधिक सोर्स की जरूरत नहीं है, और ना ही अधिक अत्यधिक किताब लेके आप बैठ जाइए। अगर 10 किताब पॉलिटी का लेके बैठेंगे तो पता लगा कि 1 घंटा भी आप क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन में की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं। आप क्वांटिटी में बहुत सारा लेके बैठेंगे लेकिन क्वालिटी वाला एक तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। तो एक किताब को कोई फोकस कीजिए जो भी आपके पास उपलब्ध है, और उसके आधार पर पीवाईक्यू देखिए, सिलेबस देखिए, और टॉपिक में जैसे प्रश्न पढ़ा कि हाँ ये प्रश्न पूछा चुका है, उस प्रश्न से संबंधित सीधे टॉपिक में हम जाएंगे, उस टॉपिक को पूरा रीड करेंगे, देखेंगे कि इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं जो आयोग ने अभी तक नहीं पूछा है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, तो मैंने यही बताया था कि पीवाईक्यू करने का आपका फायदा ये होगा कि जो रिपीट वाले प्रश्न है वो आपके नहीं छूटेंगे। क्योंकि ये सेकेंड क्लास है, आज बहुत सारे नए बच्चे भी इसमें जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, ऑफलाइन जुड़ रहे हैं, बहुत बच्चों का डेमो भी होगा। तो थोड़ा हमें अब क्या करना है, थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि एग्जाम हो सके जून जुलाई तक जाए, लेकिन अब लग रहा है कि टाइम पर एग्जामिनेशन ले लेने वाला है, तो समय कम है। तो उसको लेकर, सिलेबस को लेकर परेशान आप नहीं हुए। टेस्ट सीरीज के माध्यम से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करने के साथ साथ आपका टॉपिक वाइज जो सेक्शनल टेस्ट वो भी मैं लागू करते चलूंगा। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सही प्रश्नों से अवगत कराएंगे। एक बार थोड़ा सिलेबस आपको समझा देंगे, क्योंकि जब भी कोई क्लास शुरू होता है तो एक बार हम अपने तरीके से सिलेबस समझाना प्रयास करते हैं, और आपको यही बताएंगे कि कौन से आर्टिकल, आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है उसको मैं पहले बता दूंगा कि ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न आपके नहीं आते हैं। लेकिन क्या पढ़ना है, संबंधित टॉपिक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। चलिए सिलेबस थोड़ा इसको ओपन कर दीजिए सर, ठीक है। चलिए अब यहाँ थोड़ा सुनते रहना है। जो बच्चे यहाँ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो मैंने देखा है कि वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर से ही प्रश्न आपका है पॉलिटिकल साइंस में। तो थिंकर्स में जनरली क्या करना है कि इंडियन थिंकर्स में, आइए बैठिए, इंडियन थिंकर्स में जनरली देखना है कि आपका गांधी, टैगोर, गांधी टैगोर और कौन, इंडियन बताइए कौन को नाम बता सकते हैं। इंडियन थिंकर्स में किसका किसका नाम ले सकते हैं हम? महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं, टैगोर का नाम ले सकते हैं, और तीसरा, 3 4 नाम बताइए। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बिल्कुल आएगा। और विनोबा भावे, ठीक है। हमें ये देखना है कि एक सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनसे प्रश्न पूछता है, और एक होता है कि जिनका व्यक्तिगत रूप से, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रमुख चहेते चेहरे थे, शीर्ष के चोटी के नेता थे, तो गांधी का विचार ऐसा है, गांधी और मार्क्स दो ऐसा व्यक्ति है जिस पर आज भी रिसर्च हो रहा है। गांधी पर, मार्क्स पर और महात्मा बुद्ध पर, ये तीनों पर एक एक उनका, बुद्ध का एक बुद्धा फिलोसफी है उस पर लगातार रिसर्च हो रहा है। गांधी के अहिंसा पर रिसर्च चल रहा है, पीएचडी बच्चे करते हैं। तो हमें ये मान के चलना है कि जो इंडियन फिलोसफर है, जिनका इंडिया के पॉलिटी में, इकोनॉमी में, समाज में उनका बहुत बड़ा नाम है, नेम फेम है, उनसे संबंधित पुस्तकों को भी ध्यान रखना है। उनसे संबंधित कोटेशन, अगर उन्होंने कोई कथन कहा है उस कथन को ध्यान रखना है। कोई किताब लिखी हुई है तो उस किताब को ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, विवेकानंद के, सामाजिक में आएंगे तो विवेकानंद के बारे में हमेशा पूछता है, रामकृष्ण परमहंस के बारे में पूछेगा, जनरली बहुत कम है, लेकिन विवेकानंद को ज्यादा फोकस करता है, उनके शिष्य रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस उतने शिक्षित नहीं थे, तो उनके संस्कारों को, उनके शिक्षा को आगे किसने बढ़ाया था? विवेकानंद ने। तो विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा विशेष पढ़ना है, उनकी कौन कौन सी किताबें हैं, नव वेदांतवादी उनको क्यों कहा जाता है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, आइए बैठिए, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा जाता है जनरली, तो दयानंद सरस्वती के बारे में बढ़िया से पढ़ना है, कौन कौन से किताब लिखेंगे, सत्यार्थ प्रकार किसकी रचना है, उन्होंने क्या वेदांत के बारे में क्या उन्होंने कहा है, गो हत्या के बारे में उन्होंने क्या बताया था। तो वो ही उस सभी एस्पेक्ट को हमें शुरू करना है। फिर आप आइएगा सामाजिक सुधार में, तो सामाजिक सुधार में कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व है जिनके बारे में आप जानते हैं। तो गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? प्रश्न आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में प्रश्न है ना, गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना है? ज्योतिबा फुले, याद है ना। तो ऐसे जो सामाजिक है, ज्योतिबा फुले हो गए, वहां पर रामकृष्ण परमहंस मंडली एक प्रकार का देखा जाएगा, बहुत सारी महिलाओं का उत्थान है, बहुत सारी महिला ऐसी समाज सेवी है जिससे प्रश्न पूछा आता है। टॉपिक में आगे चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमको इंडियन, वेस्टर्न में क्या है, तो मार्क्स है,
रूसो है, मोंटेस्क्यू है, बहुत सारे थिंकर्स है, कांट है, उसके बारे में आपको पूछना है। तो जनरली क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थिंकर्स है उन्होंने अगर ग्लोबली मतलब वैश्विक रूप से अगर उन्होंने किसी चीज पर इम्पैक्ट डाला है तो वहां से प्रश्न आपका पूछा जाएगा पॉलिटिकल साइंस में भी। यहाँ पर इंडियन थिंकर्स में उन्हीं लोगों के बारे में पूछा जाता है जिसका इम्पैक्ट समाज में है। ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जो बहुत कुछ लिख गए हैं लेकिन उनकी चर्चा अधिक नहीं होती है। ऐसा नहीं था कि स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़े विद्वान थे, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी उतना ही बड़ा योगदान रहा था, लेकिन विवेकानंद चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेम फेम हो गया, कहाँ पर गए थे वो, शिकागो सम्मेलन में, वहाँ उनका नाम हो गया, बाकी लोग किताब तक सीमित रह गए। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो सिर्फ किताब लिखे हुए हैं, उनके किताब से प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इन्हीं सब्जेक्टों को, इन्हीं मानकों को तय करना है। आप आ सकते हैं बीच में ही, कभी कभी क्लास आपको भी लेना है, ठीक है। तो 1 मिनट तब तक शुरू होता है, हम करते हैं, ठीक। अब एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पॉलिटी में जो आपने सिलेबस देखा है, उस पॉलिटी में आर्टिकल 1 से 51 तक कल भी हमने चर्चा की थी। 1 से 51 क तक किसको याद है पूरा, कंठस्थ किसको है? कुछ कुछ मुस्कुराहट आ रहा है, जवाब चाहिए, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। एक, क्योंकि वहां एग्जाम में आपके मुस्कुराने से कुछ होना नहीं है, आंसर तो चाहिए। एक आर्टिकल 1 से 51 क तक किसको याद है? अगर नहीं याद है तो कब तक याद करने की संभावना है? एग्जाम बाद याद हो जाएगा? तो फिर याद कीजिए, ठीक है। प्रश्न तो मैं लाऊंगा ही, डीपीएसपी का प्रश्न और मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी से घुमा घुमा के खूब प्रश्न पूछेंगे, हम भी पूछने वाले हैं, और प्रश्न भी वैसा ही रहता है। आप प्रश्न देख के आइएगा। पीवाई क्यू अभी कितने कितने, ईमानदारी से बताना है मेरे साथ थोड़ा, क्योंकि चीट कीजिएगा तो आपके साथ हम चीट कर देंगे। बताइए क्या हुआ, ईमानदारी से बताइए, किसने पीवाई क्यू अभी तक कर लिया है? टोटल प्रश्न कर रहे, कहाँ तक हुआ है? उसमें कुछ प्रश्न बताइए पीवाई क्यू का। पॉलिटिकल, जब आप इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 से 51 का तक तो याद होना चाहिए ना। नागरिकता से संबंधित संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? आर्टिकल 11 से, ठीक, वेरी गुड, इसका मतलब पढ़ रहे हो, ठीक है। आर्टिकल 51 क में जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में बताओ। उसमें जानवरों के नस्लों का सुधार क्या मौलिक कर्तव्य में शामिल है या डीपीएसपी में है? डीपीएसपी में किस में है? ठीक है, 48 में। 48 ए में क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए 48 ए है ना। कब जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा 48 ए को जोड़ा गया, 43 ए को जोड़ा गया, 39 ए को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अभी तक कितना संविधान संशोधन किया जा चुका है? अभी लास्ट लेटेस्ट कौन सा है? 106। 106 जो सीए है किससे संबंधित है? शक्ति, हाँ, मतलब उसमें क्या किया जाएगा? नारी शक्ति वंदन योजना, जो समझ गए क्या किया जाएगा, क्या है उसका इम्फेसिस, कहाँ पर है, उसका मेन इम्पैक्ट क्या है? हाँ, राजनीतिक रूप से महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मेंस में पूछेगा। मेंस का टॉपिक होता है, सीधे पूछेगा कि जो ये अधिनियम का नाम लेगा, पूछेगा इससे भारत के राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है। चलिए टॉपिक पहले देख लेते हैं, हमें क्या करना है। क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं, अब हमेशा नहीं समझाया जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको कवर कर देता हूँ। संविधान एक दृष्टि में, अब इसमें क्या करना है, जनरली क्या है कि संविधान के बारे में, संविधान कैसे बना, ठीक है, उसके पीछे क्या कहानी है, उसको लेके चलना है। ये मैंने कल कराया था संविधान के बारे में। यहाँ से प्रश्न, अगर कोई कहता है बच्चा कि प्रश्न नहीं है तो आप भूल कर रहे हैं, यहाँ से ही प्रश्न आपका है। संविधान के बारे में, संविधान के एस्पेक्ट के बारे में हमेशा प्रश्न होता है, और जनरली क्या करेंगे आप, स्किप करके चले जाएंगे। आपको लगेगा संविधान के बारे में पढ़ने क्या होता है, तो संविधान की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। संविधान का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, संविधान जब तक नहीं बना था तब तक हम किस प्रकार से शासित होते थे, संविधान के बाद की स्थिति क्या है। तो संविधान के बाद मतलब उसमें जो संशोधन का जो मुद्दा है या शेड्यूल, ठीक है। जल्दी आइए, आगे बैठिएगा, एकदम पीछे बैठे, अब पीछे क्यों बैठ जाते हैं? आपसे बोल रहा हूँ, आपसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, उतना पीछे बैठने की क्या जरूरत है, आप आगे है तो आगे बैठिए ना। आगे थोड़ा एसी भी है, काम चलेगा, चलवा दे क्या वो? ठीक। अब यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद है, ठीक है, तो ये संविधान के बारे में अभी कर रहे हैं, कुछ किए हैं, कुछ टॉपिक अभी करवाएंगे। अब ध्यान रखना है, यहाँ से जो टॉपिक आपका कराया जाए उस टॉपिक में पीवाई क्यू के अनुसार हम टॉपिक कराते चल रहे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन हम देखे हुए हैं, यहाँ से जो प्रश्न बनेगा उससे हम पूछ लेंगे सेक्शनल टेस्ट में। आपको बस ध्यान रखना है कि संविधान निर्माण में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, कितनी समितियां हैं, क्या कार्य करती है, उन सभी को एक साथ लेके चलना है। तो आपका होमवर्क देते चल रहे हैं, कल होमवर्क कुछ दिया था मैंने, तो थोड़ा पूछ लेते हैं।
रिकॉल करके बताइए, बताइए कि मुस्लिम लीग को कितना 1946 के कैबिनेट, फिर कितना, कॉपी नहीं पलटना है। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो चुनाव कराए गए थे उसमें मुस्लिम लीग को कितना सीट पर विजय प्राप्त हुआ था? 73, थ्री तो यहाँ से है, बाकी 70 आया है, 70 का 73, चलिए। अच्छा, इंग्लिश हिंदी का दिक्कत है। और बताइए मुस्लिम लीग को कितना प्राप्त हुआ था? 73। कितना सीट पर उनको आवंटित किया गया था? 78। कांग्रेस को कितना सीट आवंटित था? आवंटित कितना था? आवंटित कितना था? जीता कितना? तो वो जब सही बोल रही थी तो तुम वो गड़बड़ कर दिए। ठीक है, 296 सीट निर्धारित था, जीता कितना था? 208। कांग्रेस में कितने दलों का समायोजन था? कौन कौन सा दल है या कौन कौन सा समुदाय है जिसको कांग्रेस के अंदर उनको सीट दी गई थी? सामान्य मुस्लिम, सिख और पारसी, ठीक है, और भी अल्पसंख्यक समुदाय, यही ना है। कांग्रेस के अतिरिक्त, मुस्लिम लीग के अतिरिक्त अन्य कई क्षेत्रीय पार्टियां थी, तो क्षेत्रीय पार्टी के नाम पूछेगा सीधे आपसे कि जो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो चुनाव कराए गए थे उसमें निम्नलिखित पार्टी नाम दे देगा, इसमें से कौन सा पार्टी है जो उसमें शामिल नहीं हुई थी? तो कौन कौन सा पार्टी है? क्षेत्रीय दल का मैंने नाम लिखवाया था, तो कौन कौन पार्टी था? अपना अपना नाम गिनवाइए तुम मुझे एक एक करके, कोई एक, जल्दी जल्दी। ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं। पूजा, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, हैव ए गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा, फोकस्ड स्टडी की जरूरत है, अभी तो जरूरत है। और दूसरा है कि थोड़ा प्रेशर भी अब लागू होगा, एग्जाम का डेट आएगा, जैसे जैसे ऐसे लगेगा कि हम शून्य हो जाएंगे। यूनिस्ट पार्टी, चलिए अभी तो बात चल रहा है, मेन है कि देखिए राजनीति पर कहीं भरोसा नहीं किया जा सकता है, वहां बस एक प्रवचन पढ़ा गया है कि हम ले लेंगे मई में। लेकिन चलिए देखते हैं, जब तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ? ठीक है, अभी है समय, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय आएगा, एग्जाम हॉल में बेल बजता था, जब हम लोग यूपीएससी का मेंस लिखते थे तो एग्जाम हॉल में जब बेल बजता था तो अपने आप पूरा ऊपर ऊपर का जो साइड है पूरा शून्य हो जाता था, लगता है कि बुद्ध बन गए, कुछ याद ही नहीं है। तब उसके बाद फिर एनालाइज करते थे क्लास को कि क्लास में क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, तो मोटा मोटी चीज ही लिख पाते हैं। तो एग्जाम हॉल का ये स्थिति है कि आप लाख तैयारी करके जाओगे, एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल अलग चीज है। इसीलिए बार बार बोलता है कि टेस्ट सीरीज में थोड़ा अपियर हो। टेस्ट सीरीज में या टेस्ट लगाने में, अपियर होने में जरूरत यही होती है कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो आता है, कई बार होगा 1942 को 1944 पढ़ोगे तुम लोग, ये भी होता है। क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आपके साथ भी ये दिक्कतें आएंगी एग्जाम में। तो एग्जाम में थोड़ा कूल माइंड के साथ जाना होता है और पहले जो क्वेश्चन आता है बनाना होता है। अब इसमें क्या कीजिएगा, खूब पढ़ के जाइएगा एग्जाम हॉल में, याद रखिएगा बिल्कुल ह्यूमन एरर होगा, क्योंकि एग्जाम प्रेशर डिपेंड करता है। अगर पड़ोसी थोड़ा ज्यादा ही कलम चला रहा है तो और दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो पड़ोसी से सावधान रहना है। एग्जाम हॉल में सबसे बड़ा यही होता है रोल कि अपने पड़ोसी को मान के चलना है कि मेरा कट्टर दुश्मन है, इससे दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं है, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। और पड़ोसी के कुछ भी भावनाओं पर व्यक्त कुछ नहीं करना, रिएक्ट करना ही नहीं है, थोड़ा बता दीजिए ना, ऐसे कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहो, अपना एग्जाम देखो, नहीं तो उधर भी नहीं होगा और तुम्हारा भी नहीं होगा। उसका अगर होना होता तो पूछता क्यों? तो क्यों अपना तुम सीट खराब करोगे? ठीक है। ठीक है, एक और यूनिस्ट पार्टी के बारे में बताया, कृषक प्रजा पार्टी मैंने बताया था, प्रजा पार्टी मैंने बताया था, ठीक है, बताया था ना, स्वतंत्र पार्टी मैंने बताया था। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी के बनाने वाले कौन थे, उनका नाम क्या है? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्वतंत्र पार्टी के गठित करता कौन है, गठन किसने किया था? सी राजगोपालाचारी। कहाँ से पटेल चले गए आप? सी राजगोपालाचारी कौन थे? गांधी जी के समधी थे। ठीक है, गुड। लगता है बहुत दिन से गए, भोज में गए थे क्या? भोज में गए थे? ठीक है, बहुत पहले का बात है, अभी बता रहा हूँ, उनके समधी थे, रियलिटी यही है। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी का ना गांधी से पढ़ता था ना नेहरू से पढ़ता था, तो जब भी कांग्रेस में कुछ बात होती थी तो सीधे उठ के भाग जाते थे। धोती का ऐसे धोती पहनते थे जनरली, ऐसे उठाते तो धोती निकल जाते, नहीं हमको नहीं सुनना है। अंत में उन्होंने क्या किया, मद्रास में मतलब साउथ इंडिया में जाकर अपना राजनीति किया और स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। तो स्वतंत्र पार्टी आजादी, उन्हें आजादी से पहले ही गठित हो चुकी, उसको ध्यान रखिएगा, बाद में साउथ इंडिया के राजनीति में उनका योगदान होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बताते हैं, पूछते हैं, संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के निर्माण के अंतर्गत कितनी प्रकार की समितियों का गठन किया गया था? दो समिति की चर्चा हमने कल की थी। तो समिति में एक संचालन समिति है, एक, ठीक है, क्या है, प्रक्रिया नियम समिति है। संचालन समिति का कुछ काम था क्या? मेन काम किसका था? संचालन का। प्रक्रिया वाले का काम क्या था? फॉर्मेट तैयार करना, कि ये काम हम करेंगे, जैसे क्लास शुरू होता है तो हम लोग फॉर्मेट तैयार करते हैं,
ठीक है, बरजेश सर भी बहुत योगदान देते हैं उसमें। तो ये भी फॉर्मेट तैयार करेंगे एक एक करके कि सर ये क्लास होगा, ऐसे ऐसे शेड्यूल करेगा। तो हमने पहले फॉर्मेट तैयार किया कि हमें ये काम करना है, अल्पसंख्यकों के लिए काम करना है, मौलिक अधिकार पर काम करना है, डीपीएसपी पर काम करना है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको हमको लेकर चलना है, क्योंकि आज़ादी तुरंत मिली है, नवजात गणतंत्र है। तो हमने इस काम को पूरा कर लिया। अब उसका हुआ कि जब फॉर्मेलिटी पूरा हो गया तो अब क्या किया जाएगा, तो बोला कि चलो अब संचालन करो। तो कमेटी बनाया, कुछ बड़ी समितियां है, कुछ छोटी समितियां है, ये सभी चर्चा में भी है। बाकी जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूँ कुछ नए बच्चों का सवाल आ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं गुजरा हुआ है, कल एक दिन क्लास सबका छूटा हुआ है, एक दो दिन में भी इसी प्रकार का डिफिनेशन होगा, लेकिन क्लास इसके साथ चलते रहेगा, क्लास बंद नहीं किया जाएगा। अब देखिए आर्टिकल यहाँ से लेके तो 1 से लेके 51 का तक हम सुनेंगे। किसी दिन क्लास में सीधे पूछना है, एग्जाम निकालना है तो आपको रट के आना पड़ेगा। रटने का मतलब ये नहीं है किसी रट रहे हैं, आर्टिकल आपको दिमाग से आप देखेंगे तो 16(1), 16(2), 16(6) तक है ना। तो 16(6) तक याद आपको नहीं करना है, आप खाली आर्टिकल 16 याद करके आइए, बाकी काम मेरा है। आर्टिकल 15 पे याद कर लीजिए, 15 से लेके 15 1 2 3 4 5 6 हम समझाएंगे, वो मेरा काम है। ठीक है, आर्टिकल 19 आप याद कीजिए, 19 1 के बाद ABCDEFG जो भी है वो हम समझाएंगे, वो मेरा काम है। ठीक है, समता का अधिकार कौन है, समानता का अधिकार कौन है, उसका जो 14 से 18 है आपको सिर्फ याद करना है। बाकी उसका जो भी उसका मेन सेंस होगा, जो उसका जिस्ट होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं लेना है। जितना भी संविधान संशोधन हुआ है, अगर मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दा है, केस स्टडी है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन सभी चीज को आप चाहेंगे कि क्लास में लिखवा दे तो फिर टाइम लगेगा। तो मैं उस एस्पेक्ट को समझाते चला जाऊंगा। बस आपका एक मोटो होना चाहिए कि आपका ही प्रश्न कोई ना छूटे, और हमारा एक मेरा कर्तव्य ये भी रहेगा कि एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए हमने ये भी ध्यान रखा हुआ है कि जब आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो यहाँ से 1 से 51 याद करने का, 52 से 151 है। ठीक है, आर्टिकल की चर्चा हम करेंगे ही। अब कुछ ऐसे ऐसे आर्टिकल्स है जो आपको ऐसे ही याद है, तो इसमें कुछ निगेटिव नहीं है, लगभग आर्टिकल आपको याद होगा अप्रोक्स। और 425 426 आर्टिकल जो भी पहुंच चुका है, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें बस ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट सिनारियो है, इसमें अभी क्या करना है कि आपको पेपर जब पढ़िएगा ना तो बहुत सारा पॉलिटिकल डिबेट मिलता है। तो कोई ऐसा भी किसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ मुद्दा अगर सरकार में चल रहा है या करंट में न्यूज में सर्कुलेट हो रहा है, वहां से संबंधित प्रश्न सीधे आयोग उठाएगा, उसको बोलते हैं करंट नेचर का प्रश्न। ठीक है, तो पहले तो स्टैटिक प्रश्न उठाएगा तो किताब से उठाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दा जैसे कि न्यायपालिका में, कार्यपालिका में अक्सर टकराव हो रहा है, न्यायपालिका कार्यपालिका का टकराव अक्सर हो रहा है ना, तो न्यायपालिका कार्यपालिका का टकराव से संबंधित जो आर्टिकल वहां टच करेगा उसको एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में ऐसे करके सीधे पूछेगा। इस जो भी आर्टिकल वहां पर ज्यादा फोकस्ड है उससे प्रश्न आपका पूछा जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसी बार केंद्र में जाइए तो केंद्र राज्य संबंध के बीच में 3 संबंध है, प्रशासनिक है, आर्थिक है, और क्या। केंद्र राज्य के बीच में कितने संबंध है, कौन कौन। हाँ हाँ, वित्तीय आर्थिक में दोनों में अंतर होता है क्या कुछ, तो फिर केंद्र संबंध नहीं पढ़ा है आपने। चलिए तो अब छोड़िए, अब क्लास में ही देखेंगे। केंद्र राज्य संबंध का कुछ जो मामला है, जो राजनीतिक मामला है, वित्तीय मामला है, सभी को अब उसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य को झगड़ा सबसे अधिक किसका होता है, वित्तीय को लेकर, फंडिंग को लेकर। बिहार सरकार चिल्ला रहा है कि देखिए हमको स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दे रहा है। क्यों देगा भाई तुमको स्पेशल राज्य का दर्जा, उसका कैटेगरी में तुम ही, उसका जो क्राइटेरिया होता है तुम फुलफिल नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारे पास पहाड़ी राज्य है ना, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। तो केंद्र सरकार तो जानता है इस चीज को, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं इस चीज को कि कभी नहीं देगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ये लोग सिर्फ जनता को दिखाने के लिए पूछ देता है कि नहीं देखो तो नहीं दे रहा है, देखो नहीं दे रहा, हम तो मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं काम कर रहा है। तो जो नहीं जानते हैं वो लड़ेंगे, अपने में ही लड़ते हैं जनता कि चलो मांग तो रहा है, कहाँ दे रहा है। सेम वही हाल केजरीवाल की हुआ था दिल्ली में, कहता काम ही नहीं करने दिया। जब तुमको काम ही नहीं करने दे रहा है तो फिर तुमको क्यों रहने की जरूरत ही नहीं था। अंततः जनता परेशान होकर क्या की, हटा दी। यही होता है। तो केंद्र राज्य के बीच में जितने झगड़े होंगे उससे संबंधित आर्टिकल को ध्यान रखना है, वो भी मैं कराऊंगा। अब वित्तीय देखिए, वित्तीय प्रावधान में 300 कितना कितना है, आर्टिकल 356, आर्टिकल 358, आर्टिकल 360, आर्टिकल 359, है ना। कुछ कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में आपातकाल लागू करता है। 358 359 के अंतर्गत क्या हुआ मैं बताऊंगा। वित्तीय आपातकाल एक बार लगा है कि नहीं भारत में, नहीं लगा है, लगवाना चाहते हैं आप लोग। ठीक, पीछे से जवाब आ रहा है हाँ ठीक है, तो 360 नहीं लगा है। तो 3 जो आपातकाल लगा है, किस किस मुद्दे पर लगा है, वहां से प्रश्न आते हैं, उसको ध्यान रखना है। अब देखिए हम जब 1 से 51 करेंगे तो हमने देखा है कि अगर पॉलिटी से आपका 40 प्रश्न है तो कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपका इसी से है, सिर्फ इस मुद्दा से। टॉपिक चेंज कर करके कुछ करंट सिनेरियो को कहानी स्टेटमेंट में लिख के यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है।
52 से 151 के बीच में राज्य मुख्यमंत्री राज्यपाल के संबंध, कौन नियुक्त करेगा, कौन उसको हटाएगा, पद से इस्तीफा कौन देगा, महाभियोग में राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री में क्या संबंध है, किस प्रकार काम करते हैं, कौन किसको त्याग पत्र देगा, कौन किसको ओथ दिलवाएगा, ये सब संबंधित क्वेश्चन, जनरलाइज क्वेश्चन है, वो सब ऑलरेडी याद होगा। आर्टिकल भी आपको बताएंगे, कार्यपालिका की शक्ति क्या है, आर्टिकल 53 क्या करता है, आर्टिकल 58 में क्या है, आर्टिकल 61 में क्या है, आर्टिकल 123 क्या कहता है। तो जनरली जो जो एकदम फोकस्ड आर्टिकल्स है वही आर्टिकल फोकस्ड है जिससे सरकार का मशीनरी काम करता है। मतलब संसद अगर संचालित हो रहा है तो किस किस आर्टिकल को रिलेट करके हमें पढ़ना है, इसको ध्यान रखना है। तो सभी आर्टिकल्स हम करेंगे। अंत में कुछ आर्टिकल निरसित हुए हैं, उसको देखना ही नहीं, उसके लिए कुछ चर्चा नहीं। सिर्फ एक निरसित आर्टिकल को याद रखा होता है बार बार, वो है संपत्ति का अधिकार। 300 क में उसको लीगल राइट दे दिया गया। उससे प्रश्न पूछता है कौन सा पार्ट है उसको हटाया गया, क्या जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया, तो संविधान संशोधन को हम शामिल करेंगे। कितनी अनुसूचियां है, अभी अनुसूचियों की जो संख्या है कितनी है, ठीक है। अब ये पूछेंगे कि केंद्र राज्य जब आप पढ़ते हैं तो 3 लिस्ट है, तो तीनों लिस्ट का संख्या पूछता था और जनरली यही पूछेगा। तो अभी बताइए 3 लिस्ट है, कौन कौन। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, किसको मिलता है, अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है, केंद्र में। क्यों, केंद्र को क्यों दिया था अवशिष्ट शक्ति, रूल तो है ही, तो क्यों, कारण क्या है। अवशिष्ट शक्ति का मतलब क्या, कुछ ऐसी शक्तियां हैं रेजिडुअल पावर जिसका कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो जब डिफाइन नहीं किया गया तो राज्य को तो देंगे नहीं, क्या किसको दिया जाता है, केंद्र के, केंद्र संभालेगा। ऐसे भी कोई क्षेत्र अगर नया अर्जित हुआ तो सबसे पहले इसको क्या बनाया जाता है, यूटी। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि राज्य बना देंगे तो पता है वहां पर कैसा क्रांतिकारी पैदा हो जाए, माननीय केजरीवाल की तरह, कि फिर वहां भी क्रांति ला देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। फिर आगे हम चलेंगे संविधान की अनुसूचियों में, तो यहाँ पर जितनी अनुसूचियां है, अनुसूची को विषय से, सिर्फ विषय पूछता है। तो कितनी अनुसूचियां है अभी, 12। 12 का 12 याद है आप लोगों को। 9th शेड्यूल्ड क्या है, तो क्या 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 बोले आपने, 9th अनुसूची, 9वीं अनुसूची के तरह क्या शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में क्या है, और 9वीं में क्या है, ठीक है, भूमि सुधार। मतलब ऐसा कुछ है जिसको डाल दिया गया केंद्र उसमें कि उसका संशोधन कुछ, मतलब उसको चेंज नहीं करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे भूमि सुधार अधिनियम, चाहे ऐसा कुछ अधिनियम जिसका बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेक्टस है सामाजिक रूप से, सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल नहीं करना है तो 9th में डाल देता है। लेकिन अब उसका भी रिव्यू होगा, ध्यान रखना है। पहले तक था, अब बोला गया केशवानंद भारती बनाम बात सुना आपने ना, बोलेगा कि मूल ढांचा देखेंगे तब भी, तब 9 क में भी डालिएगा, 9 में भी ना, तो मूल ढांचा के लिए पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट। देखाओ पहले मूल ढांचा का, तो कुछ विरोध नहीं किया हो, ठीक है। तो ये अनुसूची हमें देखना है। महत्वपूर्ण संशोधन में 61वां, 97वां, 42वें से तो हमेशा प्रश्न है, 44वें से हमेशा प्रश्न है। तो जनरली ध्यान रखना है कि इसमें महत्वपूर्ण संशोधन अभी तक कितना हो चुका है, 106। तो लेटेस्ट जो आर्टिकल 100 से लेकर 106 तक है, इसको तो पक्का याद रखना है आपको, क्या कि 99वां को कैंसिल कर दिया गया था न्यायिक नियुक्ति आयोग को। तो 100 से 106 तक मुंह पर याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। बाकी जो मेन है वो आपको पता है, वैसे हम बताते चलेंगे कि इसमें मेन कौन है, कैसे याद करना है। इसका भी ट्रिक मैं बता दूंगा कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से जोड़ा गया। अब ये बताइए कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 15% जो सदस्य है लोकसभा है, 15% को ही क्या बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा इसको किया गया, 91 के द्वारा। कब किया गया है, अब अगर एग्जाम बताते हैं, एग्जाम में इसी से 3 प्रश्न बनाएगा। एक तो किस संविधान संशोधन द्वारा, एक ईस्वी पूछ देता है कि किस सन में किया गया, ठीक है। दिल्ली का नाम, या दिल्ली छोड़िए, मद्रास का नाम चेन्नई किस वर्ष किया गया, बंबई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया, 1996 में प्रश्न आ जाएगा। उड़ीसा का नाम उड़ीसा कब किया गया, 2011 में प्रश्न आ जाएगा। अभी प्रश्न कोई कहेगा बच्चा कि हम नहीं किए हैं, आयोग बहुत डिफिकल्ट प्रश्न पूछा है, तो मानने योग्य है, कितना आसान प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को भी ध्यान रखना है। जब ये संशोधन करेंगे तो संशोधन संबंधी मुद्दे को देखेंगे, वहां भी हमारा काम हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में कब लागू किया गया, कब, जैसे यहाँ पर आपको नेशनल एंथम है, ठीक है, उसको कब लागू किया, किस तिथि को, राष्ट्रीय झंडा को कब स्वीकारा गया, तिथि पूछता है। तिथि के साथ याद रखना है, कब अंगीकार किया गया वो पूछा गया, अभी बताना नहीं है, मतलब बता रहे हैं कि टॉपिक प्रश्न कहां से आता है, ठीक है। ध्वज संहिता लाया गया था, पहले एक मामला है नवीन जिंदल का, ठीक है, स्टील वाले, वो केस स्टडी में हम लोग बताते थे। तो उसमें हुआ था कि झंडा फहराने के मुद्दे को लेकर रात को झंडा फहराए छोड़ दिए थे अपने जिंदल स्टडी में, केस कर दिया सबके, झंडा का अपमान किया है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता के तहत केस हुआ। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट और नहीं,
उसका व्यक्तिगत मामला है। झंडा का अगर सम्मान करने के लगाया हो तो लगा सकता है, तो झंडा समिति में कुछ जुड़ा गया है, तदर्थ समिति झंडा समिति से जुड़ा हुआ है, तो झंडा अभी भी जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके सम्मान के लिए कुछ काम किया जाता है, उसको यहाँ पढ़ा आता है। तो सीधे पूछेगा राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन कब किया गया, वहां से शुरू करेगा, कब इसको पारित किया गया, कब स्वीकार किया गया, कब अंगीकार किया गया, कौन कौन से इसे केस है, ठीक है, अगर झंडा का अपमान करते हैं तो किस आर्टिकल की तरफ पर केस हो जाएगा, क्या मामला है, संबंधी मुद्दा इसमें हम देखते हैं। ठीक है, चलिए ये हम टॉपिक कर रहे हैं अभी संविधान, संविधान का परिचय हम लोग कर चुके हैं, संविधान सभा की रचना अभी कर रहे हैं, अभी चल ही रहा है टॉपिक, करेंगे ये, संविधान का निर्माण कर रहे हैं, करना ही है, संविधान सभा की समितियां चल रहा है, संविधान सभा के स्रोत, तो स्रोत, समितियां, संविधान का निर्माण, संविधान सभा की रचना और संविधान। संविधान क्या है, संविधानवाद अभी नहीं पढ़ना है, वो मेंस का टॉपिक है, संविधान क्या है जरूर पढ़ना है। तो संविधान के बारे में ये हमें अभी पढ़ा ही रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ाएंगे यहाँ से समझाने के बाद। तो इससे महत्वपूर्ण यहाँ से कम 4 या 5 प्रश्न है। प्रश्न का नेचर क्या है, बिल्कुल सिंपल, सीधे पूछेगा प्रक्रिया संचालन समिति का अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी, सिंपल प्रश्न, समझ आ रहा है, सिर्फ यही। अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, पटेल जी नहीं है, कोई और है। तो उप समिति कौन, नहीं भीमराव अम्बेडकर भी नहीं है, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, तो हम बताएंगे। ठीक है, तो उप समिति पूछेगा, तो समिति तो आपको याद है, उप समिति आप याद नहीं करेंगे। तो जनरली क्या देख रहे हैं, अब प्रश्न क्या देख रहे हैं कि समिति आयोग बोला बहुत दिन से समिति पूछ रहे हैं भाई, एक दिन उप समिति डाल देते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग का उप समिति, मौलिक अधिकारों का उप समिति, तो उसको याद रखना है। तो समिति और उप समिति भी क्या होता है, अभी भी देखेंगे तो डीएम के अंदर कुछ और पद है और एडिशनल भी कुछ होता है। एडिशनल पद क्यों रखा जाता है, मान लीजिए डीएम का तबियत खराब हो गया या किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया, तो उसका कार्य तो बंद नहीं होगा, जनता का तो कार्य हो तो चलते रहना चाहिए, तो उप को रखा जाता है कि जब तक न रहेंगे तुम अपना साइन मोहर करके काम निकाल देना, तो ऐसा प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पर उप समिति का क्या काम क्या था कि समिति अगर किसी अन्य कार्य में इंगेज है या बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का कुछ मुद्दा आ गया तो उप समिति को दे दिया जाएगा कि आप इस पर वेरिफिकेशन कीजिए, और उप समिति जब उसको स्वीकार कर लेगी तो किसको दे देगी, समिति को सौंप देगी। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, और ये इसलिए उप समिति रखा था कि जिन समितियों का कार्य बहुत बड़ा होता है, कार्यभार अधिक होता है, उनको लेकर किया जाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब भारतीय संविधान का स्रोत, अब स्रोत से हमेशा प्रश्न है, इसको हम वीवीआई मान के चलते हैं। ठीक है, ये भी वीवीआई है आपका, और यहाँ पर संविधान सभा, संविधान से संबंधित, निर्माण से संबंधित समितियां, जितना भी लोग है इसमें भरपूर लोग है, क्या कथन है, मतलब कोटेशन। ठीक है, कोटेशन बेस्ड जो पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि वक्तव्य क्या है, कौन सा उक्ति क्या है, कौन उक्ति कौन दिया है, ठीक है, किसने किसके बारे में क्या कहा, यहाँ से प्रश्न हमेशा है, इसको रटेंगे, इस टॉपिक से प्रश्न आपका है। अब देखिए प्रश्न करते चलेंगे, अब इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, इसमें कुछ दिक्कत है। अब इसमें कितना बच्चों, कौन कौन यहाँ पर ईमानदारी से बताएगा कि टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ, या कुछ प्रश्न पूछेंगे तो बता सकता है, कॉन्फिडेंस से बताइएगा तो हम प्रश्न पूछेंगे तो हम स्किप कर लेंगे, तो फिर पढ़ाया जाएगा, क्या करेंगे, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि संविधान के स्रोत में यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। ठीक है, संसदीय सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल सही है, संसद तो है ही उसी का, तो उसमें तो बताना ही नहीं। और कुछ, अमेरिका से क्या क्या लिया है, अच्छा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, चलिए संशोधन की प्रक्रिया, गुड, ठीक, दोनों, दोनों में अंतर है, दोनों बताएंगे, सही बता रहे हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है, जैसे एक जगह से ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, लैंग्वेज लिया गया है, प्रस्तावना किससे लिया गया है, अमेरिका से। तो ये ध्यान रखना है, वही मैं तब ठीक है, तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जब इतना आप लोग को जानकारी है तो हमको लगता है कि सब इस पर टीचर। ठीक है, आगे लिखे नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वही चीज समझाना होता है, मैं बता दूंगा आगे। अब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, यहाँ पर कितने प्रकार के आयोग है, फजल अली, जेबीपी समिति, एसके धर आयोग, ठीक है, अब ठीक है, जेबीपी, फजल अली सब है ना, उसमें क्या करेगा, एक जानबूझ के कुछ आयोग डाल देगा। अब बोलेगा संविधान सब, यहाँ पर सीधे पूछेगा राज्य पुनर्गठन से संबंधित समिति निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, अब बहुत बच्चे नहीं नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है कौन है, उपरोक्त सभी भी रहेगा ऑप्शन में, सब टिक मार के आ जाएगा, बोले बिल्कुल सही है। पूछा क्या था, नहीं है, तो कुछ एक एक्स्ट्रा समिति डाल देगा, स्वर्ण सिंह समिति डाल देगा, समझ में आ रहा है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। तो ये पुनर्गठन आयोग क्या है और उसकी सिफारिश क्या हुई, उस सिफारिश के बाद जो भाषा के आधार पर राज्य अगर बना या प्रशासनिक सुविधा के अनुसार अगर राज्य का गठन हुआ, तो राज्य का क्रोनोलॉजी याद रखना है। आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर 1953 में,
ठीक है। सबसे अंतिम बना है कौन 2014 में? तेलंगाना। तो इन राज्यों का क्रोनोलॉजी याद करना है, जैसे भी आपको याद करना है, क्योंकि हर बार प्रश्न है आपका ईयर के साथ पूछता है, और जरूरी नहीं है कि लाइन से पूछेंगे क्रोनोलॉजी में, वो दो को मिस कर देंगे। तो ईयर याद रखना। जैसे 1987 में गोवा हुआ था पूर्णतः स्वतंत्र, पूर्ण राज्य बनाया गया था। गठन कब? 1960 में महाराष्ट्र गुजरात हुआ था। तो ईस्वी तो याद रखना है। तो इससे तीन प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। ये तो किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ, दूसरा पूछा जाएगा किस वर्ष हुआ, और तीसरा पूछा जाएगा क्रोनोलॉजी। यहाँ पर पूछेगा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आपको आरोही क्रम में पूछ देगा, अवरोही क्रम में पूछ देगा, सूची के रूप में दे देगा। और वहां पर क्या करना है, बिल्कुल काम माइंड से आपको ट्रिक याद करना है। वो ट्रिक भी मैं बता दूंगा, बहुत सारा ट्रिक चलते रहता है। ठीक है, या तो फिर रटने की क्षमता है तो रट जाइए, कि मेरा मान के चलना है कि अभी बीपीएससी खासकर टीआरई में उस स्तर का प्रश्न नहीं पहुंचा है जहां इसमें बहुत अधिक दिमाग लगाने की जरूरत है। या तो आपको याद है या तो आपको नहीं याद है। क्लास में ही याद करवाने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए, 1950 के बाद नए राज्यों की स्थापना। अब नए राज्य के स्थापना आजादी से पहले, तो आजादी से पहले भी गलती किसकी थी? तो पटेल की और नेहरू जी की। जहां जाते थे दक्षिण भारत में कहते थे कि जब देश आजाद होगा तो आपको हम स्वायत्तता दे देंगे, मतलब आपको भाषा के आधार पर आपको हम गठन कर देंगे। तो आजादी प्राप्त हुआ तो ये लोग इनकार करने लगा, क्योंकि जो देखा कि अगर हम अभी करेंगे तो देश फिर टूट जाएगा। तो फिर ये लोग चढ़ गया। साउथ इंडिया आज भी विरोध कर रहा है। अभी भी स्टालिन का आपने सुना होगा, न्यूज देख रहे होंगे। तो आज भी विरोध कर रहा है कि भाषा के आधार पर इन्होंने ही, अगर प्रेत को खून दे दीजिएगा तो बार बार खून मांगेगा प्रेत, उसको लत लग जाएगी। तो ये लोग पहले आश्वासन दे दिया, क्योंकि आजादी में साथ लेना था। जब आजादी हो गया तो समस्या ऐसी हो गई कि विभाजन करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मना करने लगे। तो इसीलिए दक्षिण भारत में बहुत सारा आंदोलन चला। आज भी देखिएगा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा डिस्पेरिटी है। ठीक है, वहां कोई लड़का का कोई कोई होगा आपके संबंधी में तो पूछिएगा उनसे कि साउथ इंडिया में कैसा बिहेव होता है उन लोगों के साथ। तो बिहेव का कारण क्या है? राजनीतिक कारण है। किस भाषा? अब बार बार ये भी प्रश्न छिप होगा छोड़ देता है कि हिंदी, वो हिंदी से चिढ़ता है। राष्ट्रभाषा राजभाषा बनने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी को कंपलसरी करने से वो चिढ़ता है। और ये लोग हमेशा चर्चा करेंगे भाषा हिंदी रखेंगे, तो वो कहा रुपया का लोगो बदल दिया। लोगो बदला है ना इस बार। तो ये भी प्रश्न आ सकता है। ये भी भाषा के आधार पर वाला प्रश्न इस पर पक्का आएगा, क्योंकि करंट सिनेरियो का है, इसको जोड़ के पढ़ना है। ठीक है, चलिए, विधि निर्माण ओके सही है। अब क्षेत्रीय परिषद, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? कितने क्षेत्रीय परिषद है? कौन कौन सा राज्य शामिल है? पांचों ग्रुप में, छह ग्रुप में। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मेंबर का गठन कैसे होता है? कब कब इसकी बैठक होती है? कब किसको अध्यक्षता साइक्लिक रूप से दिया जाता है? इससे संबंधित मुद्दे यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो क्षेत्रीय परिषद का काम क्या है? तो उस क्षेत्र का विकास करना। अब उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद करके है। क्यों किया गया क्षेत्रीय परिषद का गठन? क्यों किया गया ये भी समझाएंगे। क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या केंद्र सरकार केंद्र में बैठ के सभी क्षेत्रों पर तो अपनी नजर नहीं रख सकता है। तो परिषदों के माध्यम से उस क्षेत्र के विकास के मापदंड को देखता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किस प्रकार का है। क्लास थोड़ा जो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखने का बहुत सारा पार्ट लिखवा देंगे। सुनना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्लास में आपको सुनने वाला ही एस्पेक्ट आपको समझ में आने वाला है। अब उस क्षेत्रीय समिति में बैठाएगा तो हुआ कि क्षेत्रीय समिति का गठन कर लिए, उसके कार्य क्या होंगे? तो कार्य क्या होगा? मुख्यमंत्री सब बैठेगा। क्षेत्रीय परिषद कोई है, उसमें 5 राज्य है, तो पांचों का मुख्यमंत्री आएगा, प्रशासन आएगा। केंद्र सरकार पूछेगा हमने जो योजना तुम लोग को दिया है, या केंद्र प्रायोजित जो योजना है कहाँ तक पहुंचा? तो बताएंगे कि देखिए हमारे राज्य में ये है, दिक्कत है, क्यों नहीं पहुंचे? मान लीजिए किसी ने नहीं किया तो क्यों? तो बोला फंड कम है। तो पहले बोले थे, आपको आना चाहिए था नीति आयोग में, आपको बोलना चाहिए था। समझ में आ रहा है? तो क्षेत्रीय परिषद का मुख्य काम है कि राज्य के विकास में केंद्र की जिम्मेदारियों को निभाना और राज्यों को मिलजुल के काम करना है। क्षेत्रीय परिषद में जीएसटी का भी मामला आता है कि बोलता है कि फलाना राज्य की हमारे राज्य में चुंगी कम है, चुंगी ज्यादा लगा दे रहा है, तो ये करेगा तो फिर हमारा राज्य का राजस्व वहां चला जाएगा। तो ऑफशोर इंडस्ट्री, इंश्योर इंडस्ट्री आप जानते होंगे। जीएसटी का मामला होता था, कंपोजिशन स्कीम इसीलिए लाया गया था कि बहुत सारा राज्य विरोध किया था, दक्षिण का राज्य, कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, लाभ ले जाएगा उधर का आबादी वाला सब, तो कुछ कीजिए। तो बोला ठीक है 4 साल 5 साल तक हम देंगे, दिया भी था केंद्र सरकार ने। तो इस ये सभी मुद्दे हैं, इस मुद्दों को समझिएगा तो क्षेत्रीय परिषद आपको हमेशा याद रहेगा। अगर सिर्फ क्षेत्रीय परिषद रटिएगा तो फिर याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब विशेष राज्य का दर्जा वर्तमान संदर्भ में पूरा पॉलिटिकल मामला है, कुछ विशेष नहीं है, ये सब मैं बता दूंगा। इसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय सब प्रकार का मापदंड होता है। अगर आप मापदंड को पूरा करते हैं तो परिषद बनाया जाएगा या आपको पैसा स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। सब कुछ डिपेंड करता है। ये मुद्दा क्या है? राजनीतिक है, पॉलिटिकल मुद्दा है। समाज के अर्थव्यवस्था के विकास से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी जहां पर इसका मापदंड है, जो राज्य पूरा करते हैं उनको विशेष पैकेज मिलता है। पहाड़ी राज्यों को मिलता है, जनजातीय राज्यों को मिलता है, कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें मान लीजिए डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आ गया, उनको मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखिए। राज्यों के
विशेष दर्जे के संदर्भ में रघुराम राजन समिति। अब यहाँ पर हमने इसको स्पेशल डलवाया है। कुछ समितियां हैं, जैसे यहाँ पर अर्थव्यवस्था से संबंधित समिति होता है ना, कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप है, बैंकिंग सुधार है, तो नरसिम्हा समिति बुलाएगा ना। समिति का काम क्या होता है? एक्सपर्टीज, कुछ विशेष देना, जो काम चल रहा है और इसमें कुछ विशेष दीजिए जो काम को त्वरित पकड़े, कम पैसा लगे, काम ज्यादा हो, वही करना है ना। तो कुछ समिति हैं जो राज्यों के विशेष दर्जे से संबंधित, जब बहुत विवाद हुआ तो सरकार का के गठित करते हैं। यही शोध करके हमको क्या करेगा? रिपोर्ट सौंपेगा। अगर रिपोर्ट में कहेगा कि हाँ जरूरत है तो हम देंगे, अगर रिपोर्ट कहेगा कि जरूरत नहीं है तो हम नहीं देंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो इससे संबंधित समिति, जितना राजनीतिक समिति है उसको लिखवा देंगे। क्योंकि मैंने 2-3 प्रश्न ऐसा देखा है जो सीधे समिति से उठा के पूछ दिया है। सीधे समिति दिया है, मैच दी फॉलोइंग मिलाना है, 4-5 समिति दिया है, कुछ आर्थिक समिति है, कुछ राजनीतिक समिति है, कुछ प्रशासनिक समिति है, उनको ध्यान में रख के चलना है। तो ये हम कर लेंगे कवर। नागरिकता अधिनियम 1955 अभी तक सुधारों के 2019 में हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था 19 में? बांग्लादेश वाला कुछ मुद्दा पड़े होंगे, पाकिस्तान वाला, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना ही जानना है। तो ये इसमें बताएंगे नागरिकता संशोधन सुधार क्यों किया जाता है, पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड को क्यों मिला दिया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का क्या काम है। हम लोग जो विदेशी व्यक्ति उसको एलियन भी कहते हैं। एलियन सिर्फ नहीं कि बंगाल ग्रह पर रहता है, हम लोग भी एलियन बोलते हैं उन लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म है उस टर्म को कंप्लीट कराएंगे, क्या क्या नियम है, क्या बदलाव किया जाता है। तो ये 1955 में हो, मतलब समय समय पर नागरिकता में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सरकार बदलती है, विदेश नीति बदलता है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदल रहा है, एलपीजी का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। एलपीजी मतलब कौन? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, सिलेंडर का ही प्रभाव ना। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर का प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है। यहाँ पर सिलेंडर का प्रभाव घर तक ही है, लेकिन जो एलपीजी है, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका इंपैक्ट अगर पड़ेगा तो उसको देख के हम करेंगे। तो इसको कोरिलेट करके हमको पढ़ना है। नागरिकता की समाप्ति क्यों, किस आधार पर? तो दूसरे देश का स्वीकार कर लेंगे तभी खत्म, त्याग देंगे तभी खत्म, उस संदर्भ को भी देखना है, ठीक है। आगे देखिए। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 2005 ये सब हम इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद 1955 से लेकर वर्तमान तक जो होगा उनके सभी एस्पेक्टों को हमको देखना है। यहाँ से प्रश्न है, नागरिकता कितना से कितना है? भाग 2 में 5 से 11 तक। और 5 से 11 में आर्टिकल 5 क्या करता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्या करता है, रटना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से आते हैं। दूसरा है कि नागरिकता के संदर्भ में कि कब, कौन सा वर्ष है, किससे पहले जो पाकिस्तान में रहेंगे वो भारतीय नागरिक मांगने जाएंगे, कब नहीं रहेंगे, वो जो ईयर है उसको भी हमको याद करवाना है, लिखवाना है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ मूल अधिकार 5 से लेकर 14 से, ठीक है, 12 से 35। तो 12 से 35 में टोटल है। यहाँ पर टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि ये एक तो एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधिकतर एमसीक्यू जहां से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। और चूंकि इस मुद्दा में आर्टिकल 19 वाला, जो आर्टिकल 19 से 22 वाला, ये जो है ना, ये बहुत त्वरित मुद्दा है। ये हमेशा अप टू डेटेड रहता है, अभी भी अप टू डेट हो रहा है। कुछ दिन में कुछ देखिए, एक दो और मामला आने वाला है। तो ये चीज से हमेशा प्रश्न पूछेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा एक करंट सिनारियो में रहता है, हमेशा किसी न किसी के अधिकार और कर्तव्य में झगड़ा आज से नहीं है, शुरू से है। तो झगड़ा सरकार में और जनता में झगड़ा शुरू से है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो झगड़ा जब तक रहेगा तब तक ये रहेगा, मतलब ये अमर हो चुका है। ये जो आर्टिकल आपका 12 से 35 है, ये अमर है, कभी नहीं बदलेगा ये। और ये अमर इसलिए भी है कि आपको जो बच्चा आज से 20 साल बाद भी पढ़ेगा उसको इस एस्पेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी सब छोड़ देगा, संसद में कुछ परिवर्तन कर देगा, कुछ कुछ नया आ जाएगा, लेकिन इसमें जितना परिवर्तन होगा, क्योंकि आप देखिए कि अभी भी कोर्ट में जाइएगा तो कोर्ट में अधिकतम केस किससे जुड़ा हुआ है? सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर राज्य में और केंद्र में दोनों में झगड़ा भी है तो उसमें भी कुछ मुद्दा आता है मौलिक अधिकार का। तो राज्य कहता है कि हम नागरिकों के लिए कर रहे हैं और केंद्र कहता है कि हम ही नागरिकों के लिए कर रहा है। तो केंद्र सरकार कह रहा था हम बेवकूफ है, जब दोनों नागरिकों के लिए तुमको कानून बनाना ही तो हम जानते ही हैं, कानून तो ऐसा बनाओ जो सकारात्मक संदर्भ में हो। तो तुम नकारात्मक संदर्भ वाला बना रहे हो। मतलब नकारात्मक का संदर्भ मतलब जो इंडियन जनता के लिए है नकारात्मक सही है, क्योंकि राज्य के लिए नकारात्मक है, आपका बहुत सारा राइट नहीं छीनेगा। तो इनसे संबंधित मुद्दा एक बार बार चर्चा नहीं करेंगे, इसको आगे में देखना ही है, तो इसलिए इसको हटाते हैं आगे, ठीक है। यहां से पूछा हुआ था जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी? पीर भगवती का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो यहां से प्रश्न आपका आता है, इसका क्या है, पीआईएल का काम क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या आता है, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं? तो ये ऐसा शक्ति है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू जो बोलते हैं ना, कि हम लोग बोलते हैं कि न्यायिक अति सक्रियतावाद का चर्चा सुने होंगे आपने, ठीक है। एक्स्ट्रा
एक्टिविज्म का, तो वो इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पीआईएल ने सुप्रीम कोर्ट को इतना अधिक पावर दे दिया है कि बार बार ये दोनों चीज को, लेजिस्लेचर को और एक्सिक्यूटिव को, कार्यपालिका को, दोनों को इम्पैक्ट करता है, आदेश देता है। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा था, पॉल्यूशन हटाने कराने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। आदेश कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट। किसके आधार पर? पीआईएल के आधार पर, कि पब्लिक बोल रहा है, हम स्वतः संज्ञान लेते हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेना शुरू किया, सरकार की स्थिति कमजोर हो गई, और इसलिए केंद्र सरकार बार बार चाह रहा है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग बना दे। बनाना भी चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक जज साहब के रूम में पकड़ाया है बहुत सारा बोरा में जला हुआ नोट, लेकिन बोरा में, इतना बोरा में नोट जला था, वो बोल रहे हैं कि मेरा नहीं है, और ना मेरी वाइफ रखी है, और नोट कहाँ था? स्टोर रूम में। तो जब तुम्हारा घर है, तुम्हारा ये है, इतना सिक्योरिटी है, तुम्हारे घर में कोई एंट्री मार नहीं सकता है, कौवा चला जाएगा तो कौवा को भी गोली मरवा दोगे तुम लोग, और तब बोल रहे हो कि हम जानते ही नहीं है, तो ये आया कहाँ से? पहला मुद्दा। तो इसलिए न्यायिक नियुक्ति आयोग की जरूरत है, क्योंकि उसमें क्या होगा, अभी आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, अब कोई बच्चा इसमें कभी केस कोर्ट का भवन न करे, ऐसे भी गांव में लोग कहते हैं, घर में कहता है सबकी, कोर्ट का चक्कर कभी नहीं होना चाहिए, कोर्ट का, पुलिस का, हॉस्पिटल का चक्कर बहुत बेकार है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर वहाँ गाय को अगर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया जाए, ठीक है, कोई कोई केस लगा, गाय को पकड़ के ले गया पुलिस, अब सुप्रीम कोर्ट में जाके गाय खड़ी है, जज भी जानता है गाय है, लेकिन जज को प्रूफ, जब तक वकील प्रूफ नहीं करेगा तब तक जज देखते हुए नहीं कर सकता है गाय है। तो गाय को पकड़ा था, गाय लगी भागने, बोले क्यों भाग रही हो? तो बोले कि हमको बचना है। तो क्यों? तो बोले कि जब तक हम प्रूफ करेंगे कि हम गाय हैं तब तक हम मर जाएंगे। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस याचिका के अंतर्गत क्या क्या मुद्दे हैं उसको ध्यान में रखना है। तो ये जो भी अब क्या होगा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग से इसको जोड़ के पढ़ना है मेंस में, प्रीलिम्स में यही काम है कि इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है, इसको कैसे समझना है। ठीक है, आर्टिकल 35 5 जो रीट होता है, रीट से हमेशा प्रश्न, अगेन वीवीआई, यहाँ से भी आपके प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ से तो सिर्फ पूछेगा किसके दौरान शुरू किया गया, लेकिन यहाँ से पूछेगा बंदी प्रत्यक्षन की परिभाषा क्या है, परमादेश कब लागू किया जाता है, ठीक है, अधिकार परीक्षा है क्या, ठीक है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल 20 से आर्टिकल 22 से जोड़ के इसको पूछेगा, आर्टिकल 20 से भी जोड़ेगा, आर्टिकल 22 से भी जोड़ेगा, तो जोड़ के कोरिलेट करके पढ़ोगे तो हमेशा क्या रहेगा, याद रहेगा। अब संसद और मूल अधिकार, अब संसद और मूल अधिकार को मैंने क्यों जोड़ा है? संसद के काम क्या है? संसद का काम क्या है? नियम बनाना। मूल अधिकार किसको मिला है? संविधान से हम लोगों को मिला है। तो संसद जब भी कुछ नियम बनाएगी तो किसको ध्यान में रख के बनाएगी? अगर इससे थोड़ा भी अगर डिफर करेगा तो इसके बीच में कौन कूद पड़ेगा? हनुमान जी की तरह, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लड़ाई किसी और की, लुगाई किसी और की, पूछे ला लिया अपना। ठीक है, ये वाला हाल है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपने आप पहुंच जाएगा, कहेगा बताओ कि ये दोनों में, यहाँ पर जो कानून बनाए हैं आप, इस कानून में ये जो प्रोविजन इतना इतना लाइन है वो क्यों है? तो ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट, कहेगा यहाँ संसद कहेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा है, क्योंकि जब इंप्लीमेंट होगा तो इसका हम देखेंगे तो फिर हमारे पास केस बढ़ेगा, अभी इसको हटाओ, हटवाता है। ठीक है, कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें संसद के द्वारा पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तो पॉकेट बिल का नाम सुने हो? ज्ञानी जैल सिंह ने रख लिया था, ठीक है, डाक विधेयक पर। क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि इससे जनता को बहुत हानि पहुंचेगा, तो रख लिया। तो कुछ कुछ ऐसे विधेयक भी है जो कौन रख लेता है? राष्ट्रपति अपने आप रोक लेता है, क्योंकि राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? हाँ, सलाह लेगा तो उनको बताएगा कि देखिए है बिल तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ये जो प्रावधान है वो क्या है, हिडन है। जैसे हमारे दो इम्पैक्ट होते हैं, हमारे फेस के दो चेहरे हैं, एक तो आपसे बात कर रहे हैं, एक अंदर से जो निकल रहा है। तो जरूरत नहीं कि जो आदमी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन सामाजिक जीवन जी रहा है, उससे बात की जैसे दो चार शब्द बोलेगा समझ में आ जाएगा, अच्छा सॉफ्टवेयर मतलब हार्डवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर गंदा था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि संसद जो एक्ट बनाया है उसका मेन सेंस क्या है, अच्छा है या बुरा है। अगर सेंस अच्छा है तो ठीक है, अगर सेंस खराब है तो क्या करेगा, कैंसिल करिए या तो उसको हटाइए। ठीक है, डीपीएसपी, अगेन डीपीएसपी के बारे में सीधे बताते हैं, इसको रटना है कितना से कितना। ठीक है, इसमें जनरली क्या करना है, सबसे अधिक कहां पूछा जाता है, तो गांधीवादी तत्व, उदारवादी तत्व और समाजवादी तत्व, तीन श्रेणी है। तीनों का इंपैक्ट मेंस में पूछेगा कि अभी तक डीपीएसपी के इस प्रोविजन के लिए क्या क्या किया गया है। तो जितना सरकार का योजना चल रहा है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जितना योजना है, सब किससे रिलेट करता है? डीपीएसपी से। ये कोर्ट में क्या है, फोर्सेबल है? नहीं है। अगर इसको हम 36 से 51 के लिए सरकार कुछ काम नहीं करे, देखा जाता है तो बहुत सारे ऐसा सरकार इससे कुछ काम ही नहीं किया, जिसको जंगल राज के नाम से सुनते हैं। तो कहता है कि जंगल राज क्यों कहा गया? 36 से 51 के लिए कुछ किया ही नहीं उन्होंने, कम किया। तो करना चाहिए था, लेकिन कोर्ट में जा भी नहीं सकते थे क्योंकि काम ही नहीं हुआ है। तो जहां विजय था, जैसे केजरीवाल भी किया है, बहुत सारा काम किया ही नहीं। 36 से 51 का सर करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, तो क्या जनता कोर्ट में जा सकती है? क्या नहीं, कोर्ट का कैंसिल कर देगा कि हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो जो जुडिक्शन से बाहर उसके लिए काम नहीं कर सकते। तो 36 से 51 का एस्पेक्ट ये लेके चलना है कि हमें जो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया, तो मौलिक अधिकार का ही एक पार्ट है ये, जिसको
फोर्सेबल नहीं बनाया जा सकता था। ये कहा गया कि व्यक्ति का शिक्षा है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से इसको अच्छा माना गया। ग्रेनविल स्टील ने इसको कहा भी है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण के लिए उपयोगी है। अब इसको दे दिया गया, कहा है कि ठीक है इसके ऊपर काम कीजिए, जो 36 से 51 से वो काम करेगा उसको यहाँ पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए मौलिक कर्तव्य में आपको याद करना है 51 क से कितना है, 11 है। लास्ट कौन जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन क्या रहा, शिक्षा। अब देखिए इसमें शिक्षा का तीनों पार्ट है, मौलिक अधिकार में भी शामिल है, मौलिक कर्तव्य में भी है, डीपीएससी में शामिल है। इस तीनों में शिक्षा का जो मुद्दा है, खासकर महिला, ठीक है, बुजुर्ग और बच्चा, इन तीनों से संबंधित प्रावधान तीनों में जो मिलेंगे, तीनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन में देख के पूछेगा इनमें से डीपीएसपी में कौन है। अब शिक्षा डीपीएसपी में पढ़ चुके हैं, 0 से 6 साल भी पढ़ा है, 6 से 14 साल भी पढ़ा है, शिक्षा तो पढ़ा है, लेकिन ईयर याद नहीं है। अब ईयर में कंफ्यूजन है, क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कार्यपालिका है, कार्यपालिका में क्या करना है, मुझे विशेष नहीं करना है। भारत का राष्ट्रपति करेंगे तो सारी शक्तियों को देखेंगे। राष्ट्रपति का जो टॉपिक है 53 जो है, 51 से करेंगे 53 करेंगे, तो इसमें बहुत सारा टॉपिक है जो बाद तक भी जाएगा। मतलब राष्ट्रपति नाम के लिए भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, लेकिन हमको लगता है कि भारत के संविधान के लगभग आर्टिकल में इनका योगदान है। ठीक है, इनडायरेक्टली पहुंचा हुआ है। राज्य का मामला है, राष्ट्रपति का मामला, राज्यपाल का मामला, सीधे राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे एकदम क्वाड्रिलेटरल बना दिया गया है। तो हर एक मामला है। तो यहाँ से राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य आर्टिकल से 58 में क्या है, इनका चुनाव है, 58 में है ना। शपथ किस में है, 60 में। 61 में क्या है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो इन सभी टॉपिक को पढ़ना है, क्या क्या शक्ति है इनके पास। पूरे सेना का क्या होते हैं, चीफ इन कमांडर होते हैं। वेतन भत्ता क्या है, किसको त्यागपत्र देंगे, किसको किससे त्यागपत्र लेंगे, ये सारा जब प्रोसेस है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बीच संबंध क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में क्या संबंध है, राष्ट्रपति राज्यपाल के बीच में क्या संबंध है, राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बीच में क्या संबंध है, इन सभी एस्पेक्ट को पूरा करेंगे, आर्टिकल पूरा करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के संबंधी जितना जो महत्वपूर्ण तथ्य है, आपातकाल तो पढ़ेंगे ही, आपातकाल से संबंधित कुछ तथ्य भी दिया गया, कौन कौन तथ्य है, कितना बार आपातकाल लगा है, किस आधार पर आपातकाल लगा है, किस आधार पर आपातकाल नहीं लागू किया जा सकता है, कौन कौन से अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं, कौन कौन से अधिकार छीने जा सकते हैं, किस अधिकार को सीमित किया जाएगा, सभी बिंदुओं को यहाँ पर हमें पूरा करना है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट। संसद, अब यहाँ ये VVI, ठीक है, ये टॉपिक सीधे आपके बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। ये 1 से 51 और दूसरा जो VVI टॉपिक है ये है, यहां से सीधे प्रश्न पूछते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा का टर्म, शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल कितने समय का होता है, प्रश्नकाल कितने समय का होता है, कितनी समितियां है, लोक लेखा समिति के कितने मेंबर है। ठीक है, तो जितना जो समिति है मेंबर क्या है, प्राक्कलन समिति का मेंबर कितना है। ठीक है, तो सही है, बता रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है, यहाँ से आपका एक तो सबसे बड़ा पोर्शन है, पढ़ने में लगेगा कि बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पोर्शन है। और दूसरा, इस पोर्शन में आपको सबसे अधिक दिक्कत होगा फैक्ट रटने में। तो फैक्ट रटने के लिए किताब से लेके अगर लुसेंट या कुछ भी लेकर रटेंगे, याद नहीं रहेगा। रट रट क्या होता है, लिख लिख धरत वह कुछ नहीं होता, एक कहावत है गांव में। तो जो नहीं है, और नहीं होगा तो फिर एग्जाम में क्या करेगा, झटहा चलाइएगा, और यह आम नहीं होता जय है झटहा। ठीक है, तो इस झटहा को नहीं चलाना है, जनरली क्या करना है, आपको आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल का स्टोरी मैं आपसे लिंक कर दूंगा। स्टोरी से क्या होगा कि 2, 3, 4, 5 स्टोरी को याद रखेंगे, अब बाकी रहेगा डिबेट का प्रश्न। तो जो आर्टिकल पढ़ते हैं आप लोग कैसे पढ़ते हैं, बेयर एक्ट का किताब है आपके पास, कोई ऐसा किताब है जिसमें बेयर एक्ट को बोलते हैं, संविधान का पूरा आर्टिकल दिया था लाइन से। तो जब भी आप पॉलिटी पढ़े ना, तो बेयर एक्ट को अपने साथ रखिए। उसमें क्या होगा कि आर्टिकल कोई मिला, अब आर्टिकल मिला, आर्टिकल दिमाग में नहीं आ रहा है, तो फिर से किताब पलट के आर्टिकल सीधे बेयर को पलटिए, देखिए वहां से, अच्छा इस आर्टिकल की लैंग्वेज क्या है, ये है, तो इस लैंग्वेज को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको पढ़ना है। लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या है। ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष कब काम करता है, क्या काम करता है, संबंधित जितना बिंदु है महत्वपूर्ण, यहाँ पर हमें पूरा करने की जरूरत पड़ेगी। शक्तियां तथा कार्य VVI यहाँ से पूछा जाता है। अन्य शक्तियां मतलब लोकसभा का अन्य शक्ति मतलब कहाँ, सदन से बाहर है क्या, नहीं, सदन के अंदर में ही। तो यहाँ पर बहुत सारे शक्ति है जो इम्प्लीमेंटेशन का है, सदन चल रहा है तो सदन कार्यवाही का भी शक्ति अलग है, सदन के ऊपर भी कुछ शक्ति है, सदन के बाहर का भी कुछ शक्ति है। सदन से बाहर कोई मामला होता है, मान लिया कोई सांसद गए और किसी व्यक्ति को 4 थप्पड़ लगा दिए सड़क पर, तो भी मामला बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा मामला बनेगा जो क्रिमिनल राइट होगा। सिविल राइट तो है, विशेषाधिकार कब है, विशेष किस आर्टिकल से विशेषाधिकार दिया गया है, 105A, और विधान परिषद को 194A। ठीक है, वही है, 194A है और 105A है, दोनों को लिख के पढ़ना।
पार्ट टाइम जॉब चल रहा है क्या आप लोगों का? विधायी प्रक्रिया देखना है, विधायी प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल विधि निर्माण ही है अमित हिमांशु, बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखिए संसदीय कार्यवाही, इस कार्यवाही में जितना संसद का कार्य चलता है, कौन कौन सदन है, कब चलेगा, कितने दिन में बैठक होगी, कितने दिन का अंतर नहीं होना चाहिए, क्या क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है, कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्नोत्तर काल कब होता है, शून्य काल कब होता है, जितना कार्यवाही का जितना जो डिबेटेबल मुद्दा होता है वो सब इसमें आएगा। कार्यवाही का सदन होगा, कौन कौन से बिल पास होगा, तरीका क्या है, कैसे पास किया जाता है वो पूछा जाएगा। संसद की जो समितियां है बीवीआई, एक प्रश्न हमेशा हमेशा एक प्रश्न है यहाँ से फिक्स है कि एक प्रश्न आपके समिति से पूछेगा, एक समय आपके कार्यप्रणाली से पूछेगा। जो संसद का लैंग्वेज है सुनने काल ये सब यहाँ से एक प्रश्न पक्का है। डेमलेक्सेशन क्या होता है प्रश्न आपका पूछ सकता है। तो एक तो हम महत्वपूर्ण शब्दावलिया जो संसद का उसको ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न फिक्स हो जाएगा आपका। एक प्रश्न संसद की समितियां से हर बार पूछा गया है, फिक्स रहेगा आपका। धन विधेयक कौन पारित करता है, किसके आदेश से पारित होता है, कौन धन विधेयक, कोई है विधेयक, धन विधेयक है कि नहीं है, कौन बोलता है, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, किससे बिना पूछे इसको नहीं रखा सकता है, राष्ट्रपति से। तो इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, ठीक है, चलेंगे। विधायी प्रक्रिया, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है कि जितना विधेयक है, 3 प्रकार का विधेयक है, कौन कौन है, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक। वित्त विधेयक का 2 पार्ट है, वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 2, ठीक है। विशेष एक होता है कि साधारण बहुमत से पास कर देंगे, एगो विशेष बहुमत से पास करेंगे, एगो संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368। तो संबंधित विधेयक को इससे थोड़ा विधायी प्रक्रिया से जोड़ के पढ़ाएंगे ताकि आपको याद हो जाएगा, ऐसे रटना पड़ेगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद केंद्रीय में प्रधानमंत्री, संघ का मंत्रिमंडल, भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल यहाँ पर याद रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैग, ठीक है। यहाँ से कैग से प्रश्न हमेशा पूछेगा। एक प्रश्न आपसे पूछेंगे कि भारत की संचित निधि से प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है क्या? काहे नहीं मिलेगा? सब भारत के संचित निधि से प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है कि नहीं? मोबाइल में नहीं देखना है, मिलता है। किससे मिलता है फिर? भारत के संचित निधि से वेतन, हाँ वेरी गुड। तो एमपी के रूप में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो जैसे सांसदों का वेतन है वैसे ही प्रधानमंत्री का वेतन है, तो संसद तय करेगी। संचित निधि से किसको किसको मिलता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा, जितना जो है सारा आ जाएगा, ठीक है। कैग वाला आ जाएगा, महान्यायवादी आ जाएगा, तो इन सभी को कहाँ से मिलता है? संचित निधि से। वेतन भत्ता सब, न्यायपालिका का सब आ जाएगा। तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है, और सीधे सीधे सब जाके प्रधानमंत्री टिक मार के, कौन नहीं है तो प्रधानमंत्री, जो भी बच्चा दिया था वो आएगा, बहुत खुश होकर बोला ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन गया, ठीक है। देखे पहला क्वेश्चन ही बोल्ड था, क्या मारे हो? तो प्रधानमंत्री सर नहीं, संसद बैठेगा तो, अब संसद बैठेगा तो वेतन मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज, अब यही इसी को गौर करना है। बीपीएससी क्या करती है, पढ़ती वो भी नहीं है, वो भी क्या करेगा, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, चाहे हम लोग कहीं पढ़ रहे हैं, सारा किताब वो लोग गेस लेकर बैठा रहता है। उसको पता है कि वर्तमान में बच्चा सबके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। वो रीड करते रहता है, अच्छा ये किताब पढ़ो, पढ़ो बेटा, ये पढ़ो पढ़ो, उसी से पूछेगा। तो पढ़ा हुआ तो रह जाएगा, लेकिन उसमें क्या करेगा, बस दिमाग ट्रिक लगा देगा। अब सब पढ़े हुए, संचित निधि सारा पढ़े हुए, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि संचित निधि से वेतन किसको किसको मिलता है। तो उसमें लिखा हुआ है तो उसको रटना पड़ेगा। किसको नहीं मिलता वो भी ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री ऑप्शन जानबूझ के घुसा दिया जाता है। कभी भी 4 विकल्प में एक विकल्प को अगर उसको डालना है तो इतना बेवकूफ तो कोई भी एग्जामिनर नहीं होगा जो कि बिल्कुल आसान डालेगा। वो एकदम करीबी मामला डालता है। और करीबी मामला में क्या होता है कि उसमें एलिमिनेशन मेथड काम करता है। अगर आपके पास दिमाग में है तो एलिमिनेट कीजिए कि ये नहीं, ये होगा, ये होगा, ये होगा। जैसे 4 ऑप्शन है ABCD में, तो आपको पता चल जाएगा कि C और D नहीं है, पहले पता चल जाएगा, सीधे काटिए इसको। अब बात क्या बच गया, 50-50, कौन मरेगा करोड़पति, खेल लीजिए यहाँ से, ठीक है। दांत काटिए, कुछ ज्यादा जहां गड़ेगा वही सही आंसर है। मन में जय श्री राम बोलना है, और जय श्री राम बोलेगा जहां हाथ पड़ा वही सही है, ठीक है। तो जय श्री राम बोल के A पर पड़ गया तो A सही है, B पर पड़ गया तो B सही है, यही करना है ना। बिल्कुल ये नहीं करना है। 50-50 में सीधा करना है कि आपको इसमें भी दिमाग लगाना है कि इसमें मेरा पढ़ा हुआ कौन है, कौन आपको करीब लग रहा है। तो कॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा कि A सही है, तो बिल्कुल A सही है। अब इसमें A पर कलम, बहुत बच्चा ऐसा होता है A पर कलम रखेगा, B टिक मार के रंग देगा, बस गलत। ये नहीं करना है, A पर कलम रख के B पर टिक नहीं मारना है, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट, कार्यपालिका स्टेट में। अब स्टेट में करना है तो कौन को, तो अनुच्छेद 153 से 167 तक है। इसका बहुत सारा पार्ट है। इस पार्ट में राज्य मंत्रिपरिषद का संगठन क्या है, कैसे बनता है, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य विधानमंडल 168 से 212 तक, विधान परिषद, विधानसभा, अगन, VVI, और इसी में राज्यपाल को जोड़ जाड़ कर पूछता है, ये ध्यान रखना है।
तो इसमें जो आर्टिकल याद करना है तो मुख्यमंत्री के संबंध आर्टिकल ये है 1 2 ऐसे नहीं याद करना है, सीधे आर्टिकल करना है कि मुख्यमंत्री का कार्यपालिका शक्ति कौन आर्टिकल से जुड़ा हो उसको याद कर लेना है। फिर देखना है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में किस प्रकार के कौन कौन से प्रशासनिक कार्य होते हैं, उस आर्टिकल को ध्यान रखना है। आर्टिकल क्लास में कराएंगे, एक एक करके चलना है, ठीक है। अब ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बीबीआई यहाँ से 4 3 ऐसे दो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जा रहे हैं। कोई भी ऐसा पेपर अभी तक हमने नहीं देखा है जहां पर इस टॉपिक से प्रश्न आपका नहीं आया है। और टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आपको टीआरई के लिए अगर देना है या बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए देना है, मेंस तो भी देना नहीं है। मेंस तो रिटेन है तो बहुत समय, रिटेन में तो और इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम। रिटेन में तो इतना अच्छा चीज है कि बस आपको 1 2 आर्टिकल याद रहेगा, बाकी कहानी सब खींच लीजिएगा। हिस्ट्री का तो ये एक ब्यूटी देखा गया है कि बस हमको कहानी भी अगर पता है ना बीच में, तो आंसर राइटिंग कर लेंगे। कुछ नहीं है तो कहानी लिख देंगे। जैसे ग्रेजुएशन आप लोगों ने किया था, याद नहीं है तो बस गाना लिख दिए, बहुत बच्चा था तो गाना लिख लिख के पास किया ग्रेजुएशन। और यहाँ के तैयारी करेगा बीपीएससी का, बोलेगा सर आ नहीं रहा है। तो जब ग्रेजुएशन में ठीक से नहीं पढ़िएगा तो अचानक बुद्धि थोड़े आ जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को देखना है। अब मुख्यमंत्री इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम आयोग कि कौन से आयोग का प्रश्न आप दे रहे हैं एग्जामिनेशन, बीपीएससी का। तो राज्य से संबंधित मशीनरी के बारे में आप नहीं जानिएगा तो फिर टीचर बनने से क्या फायदा। तो वो देखेगा टीचर बन तो रहा है या अधिकारी बन तो रहा है, तो अधिकारी बनेगा तो कम से कम राज्य के मशीनरी के बारे में तो उसको पता हो, राज्य कैसे फंक्शनिंग करता है, क्या काम करता है। प्रश्न का नेचर बहुत ईजी है, यहाँ पर कोई प्रश्न डिफिकल्ट नहीं है। तो इस टॉपिक को हमें कवर करना है, इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा लेकिन इसको कवर करने की जरूरत है। अब केंद्र राज्य संबंध, यहाँ से प्रश्न आपका है बहुत ज्यादा। ये परिषद सीधे कब होता है, कौन कौन परिषद, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, कब है, किसके द्वारा अध्यक्षता कौन करता है, कब गठित किया है, कितना है। केंद्र संबंध से जब जितना भी संस्था है कौन कौन है, जो कार्यपालक आदेश द्वारा गठित हुआ है उस संस्था के बारे में पूछना है। संवैधानिक संस्था कौन कौन, इसके बारे में पूछना है। और बहुत सारे संस्थाओं का गठन किया जाना बाकी है, उसके बारे में कुछ निर्देश है, उसको भी पूछा जाता है। तो एससी आयोग, एसटी आयोग, जितना प्रकार का आयोग अभी गठित हुआ है उसके बारे में पूछना है। संरचना क्या है पूछेगा, अध्यक्षता कौन करता है पूछेगा, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है ये पूछेगा, कब कैसे उसको पद से हटाया जाएगा ये पूछेगा। मतलब हमें याद रखना है मेंबर कौन होंगे, अगर सचिव है तो कौन होगा, और करंट में पूछेगा वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है। करंट में अगर बोलेगा तो इस पॉलिटी का करंट कहाँ होगा कि वर्तमान में यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये ना होता है करंट का क्वेश्चन। तो इसमें सिर्फ हमको फॉर्मेशन पढ़ना है, कैसे इसका गठन होता है, किनके द्वारा, अध्यक्ष के साथ मिलकर कितने मेंबर है, किसी में 3 मेंबर है, किसी में 5 मेंबर है, किसी में 6 मेंबर है। तो इस मेंबर से प्रश्न पूछेगा, कब किया है गठित ये प्रश्न पूछेगा, और इसका मुख्य कार्य क्या है ये पूछेगा। और ये पूछता है कि इसके पास क्वासी नेचर का क्या है, जुडिशियल पावर होता है, अर्ध न्यायिक सिस्टम हो। तो ऐसा नहीं कि ये भी न्यायपालिका के बराबर, मतलब ये जो निर्देश देगा वो आपको मानना पड़ेगा, क्वासी नेचर का होता है। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए हटा देना है, ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, खत्म है। बस इस टॉपिक में सीधे करना है कि इसको कब हटा दिया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, और यूटी कब, तो संविधान संशोधन को हटाया गया है। संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है कि किसी डेट पर हटा दिया गया है, क्योंकि संविधान संशोधन बना ही नहीं था, ये कार्यपालक आदेश द्वारा राजेंद्र प्रसाद आदेश दिए थे, बन गया था। चलिए ठीक है, सब्जी बिकने लगा। चलो क्रास के बीच में सब्जी बिकना जरूरी होता है। 14 न्यायपालिका, अगेन मोस्ट चैप्टर है वीवीआई। अब यहाँ देखिए उच्च, यहाँ पर अधिकारिता से प्रश्न पूछता है, मतलब हमारा जो जुडिक्शन एरिया है, जुडिक्शन जो एरिया है कहाँ कहाँ है, इसकी शक्ति कहाँ कहाँ है केंद्र सरकार में, खासकर सुप्रीम कोर्ट का। अधिकारिता से प्रश्न हम अब सीधे पता कितने प्रकार की अधिकारिता इसको प्राप्त है, परामर्शी, वित्तीय पूछा जाता है ना। तो इस अधिकारिता से प्रश्न पूछा जाएगा, और कहाँ तक इसका पहुंच है ये पूछा जाएगा। इससे संबंधित केस स्टडी है, मेंस का मुद्दा है, यहाँ पर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट कौन कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, हाईकोर्ट का मुख्य कार्य क्या है, हाईकोर्ट के में किस प्रकार का फंक्शनिंग होता है, गठन कब होता है, हाईकोर्ट का जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का है, कब रिटायर होगा, वेतन भत्ता सब पूछा जाएगा। टर्मिनोलॉजी क्या है ये पूछा जाएगा। राज्य से जोड़ के थोड़ा सा स्टोरी बता देंगे ताकि यहाँ से संबंधित मुद्दा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय में क्या क्या आता है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, किस प्रकार का न्यायिक पत्ति है, कितना 1000 रुपया या लाख रुपया तक का सुनवाई ये कर सकते हैं, ये प्रश्न आपका पूछेगा। प्रश्न यही पूछेगा सीधे कि यहाँ पर पूछेगा कि सीधे यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो बोलेगा कि फलाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या अपीलीय कोर्ट में कितने आर्थिक रुपए, कितने मुद्दे तक, कितना कितना झगड़ा है, कितने वित्तीय रुपए के झगड़े का यहाँ फैसला दिया जाता है। तो एक
टर्म होता है 5 लाख तक, 25 लाख तक, 30 लाख तक, उस टर्म से पूछेगा कि इससे ज्यादा का कुछ विवाद होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट। उससे कम होगा तो कहाँ जाना है, यहाँ। फैमिली कोर्ट में कौन जाता है, जिसको सुलह करवाना है। तो ये सभी मुद्दा जो है, विधिक सेवा प्राधिकरण क्यों शुरू किया गया, इसलिए शुरू किया गया कि यहाँ पर बहुत सारे केस लंबित होते जा रहे थे, केस का बोझ बढ़ते जा रहा था। तो यहाँ पर सरकार ने शुरू किया कि जो छोटा मोटा केस है, जैसे कोई कोई किसी का मार के कपार फाड़ दिया, अब इसके लिए पहुंच गए कहाँ, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास इतना बड़ा बड़ा मुद्दा है, वो सुन नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा सा मुद्दा पड़ा है, वो सुन नहीं रहा है। एक आदमी जेल जा रहा है 1990 में, बाहर उसका मतलब उसको उसका सुनवाई होता है तो निकलता है 2025 में। इतना लंबा लंबा केस है, और उसमें पहुंच गया क्या, तो हमारा कपार फाड़ दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा क्या? तो इसके लिए बोल देगा कि तुम जाओ, यहाँ चल जाना, फैमिली कोर्ट है यहाँ जाना, वहां जाके विवाद होगा, थोड़ा पैसा लगेगा, मुचलका भरना, छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो आधा इंडिया का सबसे बड़ा खूबी है कि यहाँ 80% केस तो यहाँ पर दरोगा ही संभाल लेता है। ठीक है, थाना में कोई गया मार, तो रोते हुए गया, ही हमको मारा है, तो बोलता ठीक है तू भी मेरे सामने उसके चक्कर मारो, भागो यहाँ से, फैसला खत्म, एकदम स्पॉट न्याय देता। अगर वो लिखने लगे, रजिस्टर करने लगे, तो डेली लाखों केस आएगा। तो इसीलिए थाना को निर्देशित होता है। आप एफआईआर से मना नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मना तो करना ही नहीं है, लेकिन बहुत समय तक कोशिश करता है सुलझाने का। कोई कोई से चाबी चुरा के भाग गया बुलेट का, ठीक है, रूम तोड़ के सामान लेके भाग गया, अभी मामला गया था क्या था, सामान लेके भाग गया है, तो क्या करोगे, एफआईआर करोगे? तो थाने कहता है क्यों एफआईआर करोगे, एफआईआर तुम करोगे, भरेंगे हम, फिर हमको ले जाके सिविल कोर्ट में हमारा सिपाही दौड़ेगा, पैसा वहाँ घूस लगेगा, हमको देना पड़ेगा, तो पॉकेट हमारा भी ढीला होता है, पैसा मिलता नहीं है, पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं मिलता है। मेरा 2-4 को दोस्त दरोगा है, एसएचओ, बड़ा अच्छा अच्छा कहानी बताता है, हमको बहुत ज्ञान हुआ उससे। हम जानते थे कि बहुत अच्छा सिस्टम, पता लगे कि वो लोग तो खुद अपना वेतन से भी देते रहता है। ठीक है, तो इसलिए लेता है एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि देना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान रखना है, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर इस मुद्दे में बस यही सब मुद्दा है। अब क्या हुआ कि पहले होता था सरपंच का काम है गांव में, या बड़े बुजुर्ग का काम, तो पहले होता था कि कोई झगड़ा हुआ तो बड़े बुजुर्ग बैठा, उसको बुला के बैठाया गया, हुआ क्या हुआ, मुद्दा क्या है, समझा के छोड़ दिया गया। अब कोई किसी का सुनता ही नहीं कि तुम कौन, तो तुम कौन वाला मुद्दा आया तो सरकार ने इसका गठन कर दिया कि चलो इससे पढ़ो। महिला आयोग है, झगड़ा हुआ महिला से मुद्दा, महिला आयोग में जाइए, वहां जो न्याय देगा उसके लिए ऊपर कहीं नहीं जाना है, बंद ही कर दिया, जुडिक्शन क्लोज, वहीं से जो बोलेगा सुनना है, नहीं तो नहीं सुनना है। तो ये सब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में पूछा, कब शुरू हो गया, राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, राष्ट्रीय जन सेवा का कार्यक्रम कब शुरू किया गया, ईयर पूछता है, उस ईयर को ध्यान रखना है। बाकी उसके उसमें जो मुख्य बिंदु है, क्या है, कैसे काम करता है, प्रोसेस उसका क्या है, फॉर्मेशन क्या है, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, न्यायिक नियुक्ति आयोग जेएसी विधेयक 2013 कैंसिल हो गया है, लेकिन फिर भी 19 जो है उसको समझाने की जरूरत है, समझा देंगे। यहाँ पुनर्विलोकन की बात अभी भी चल रही है, जो अभी जो मामला आया है, जो नोट पकड़ाने का, अभी फिर से बहस पकड़ लिया है, क्योंकि जाइएगा सुप्रीम कोर्ट में, कहीं कोर्ट में, तो लगभग सब नेपोटिज्म का खेल है वहाँ। बाबा है तो पोता है परपोता, नाना है तो नाती पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नाती है, मौसा है, मतलब सुप्रीम को किसी को परिवार को भेंट करना है अगर, तो सुप्रीम कोर्ट वाले जो या न्यायपालिका वाले जो लोग हैं, वो एक परिवार एक की जगह मिल सकते हैं, कि कोर्टे में सब होगा, उस चेम्बर में वो बैठा होगा, उस चेम्बर में सारा लोग बैठ कर, किसी का बर्थडे है तो कोर्टे में मना लेता है सब, घर जाना ही नहीं होता है। तो इसी को हटाने के लिए इसकी बात चल रही है, और ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे योग्य लोग हैं भारत में, वो तो नेपोटिज्म है कि बाबा है तो पोता बन गया, भले योग्यता ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे योग्य लोग हैं जो अगर एग्जाम देंगे तो क्या करेंगे, अच्छा जज बनेंगे, क्योंकि ग्राउंड डाउन टू अर्थ गए हो, संघर्ष किया हुआ है, गरीबी देखा हुआ है, तो न्याय कर पाएंगे। और जो अमीर ज्यादा है, जो अब देखो यहाँ पर्यावरण का मुद्दा होता है, तो एसी में बैठ के सब नियम बनाता है, एसी चला रहा है, वही तो पर्यावरण को क्षरित कर रहा है। अब बात कर रहा है कि बाहर बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, तो उधर से बिस्किट खाते कर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए, पानी बर्बाद हो रहा है, तो बाथरूम जाओगे तो ऐसे कागज बर्बाद होगा, नहीं तो पानी बर्बाद होना, तो बर्बाद होना ही होना है, तो करोगे क्या, तो एसी में बैठे हुए हैं फैसला कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज की जरूरत है, अगर ये चीज सुधर जाएगा तो विश्व सुधर जाएगा। तो विश्व में बस ये हो चुका है कि हम करें तो ठीक, आप अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो पहले ऐसे उंगली उठाएगा, तुम ये नहीं, मतलब कचरा फेंक तो गंदा मांगता है, तुम चलेगा उधर देखा उधर छत तो अपने फेंकेगा पहले। तो ये चीज है, तो यहाँ पर इस मुद्दे में न्यायिक पुनर्विलोकन में थोड़ा जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 बार से यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, सीधा सिंपल लाइन का प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है मेंस में। ठीक है, नगर पालिकाएं भाग 9 क, ठीक है, यहाँ से VVI हर बार प्रश्न है, और 4-5 प्रश्न है, 1-2 प्रश्न नहीं है। बीपीएससी में एक बहुत ही बुरा आदत है कि अगर प्रश्न पूछेगा ना, तो एक ही टॉपिक से 3-4 को पूछ देता है, यही भी लाया गया है, बहुत अच्छा नींद आ रहा है, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि नगर पालिका में क्या होता है कि वहाँ पूरा फॉर्मेशन क्या याद रखना है। ठीक है, उसमें रिजर्वेशन कहाँ से है, वित्त आयोग कहाँ कहाँ है,
कौन सा पार्ट में है, उसका आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है। और नगर पालिकाओं से संबंधित एक मुद्दा सिर्फ आपको एक और बता देता हूँ, एक मुद्दा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नगर पालिका से संबंधित जो फॉर्मेशन है ग्राम पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर जितना बोर्ड है, उससे संबंधित कार्य क्या है, पद्धति क्या है, चुनाव कैसे होता है, उम्र सीमा क्या है, सीधा सीधा डिक्टो प्रश्न है आपका। आप देखिएगा पीओक्यू में डिक्टो प्रश्न पूछा हुआ है। तो प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न का नेचर यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो न्यायपालिका के हर फॉर्मेशन को करके देख लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा काम हो जाएगा। निर्वाचन में संसद में कानून कौन को बदला गया, ठीक है, जेल्स, अब ये सब टॉपिक ज्वलंत था इसलिए मैंने डाल दिया है, ये अभी आपके काम का नहीं है, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा जरूर। विशेष वर्गों के लिए वो बंद किया गया है, क्यों, रिजर्वेशन का मामला है, क्योंकि उनको अगर नहीं किए करेंगे तो फिर हमसे दिक्कत हो सकती है। राजनीतिक दल में कौन कौन है, कालेधन प्रयोग के लिए चुनाव आयोग के 10 सूत्र कौन कौन है, आपके काम का नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल के बारे में पूछा जाएगा। किस, यहाँ पर पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई दल को राष्ट्रीय दल कब घोषित किया जाता है, कब घोषित नहीं किया जाता है, कौन कौन से पैमाना है, कितना चुनाव सीट जीतना चाहिए, कितना क्षेत्र में उनका पार्टी होना चाहिए। तो ये पंजीकृत दल कौन है, लीगल दल कौन कौन है, क्षेत्रीय दल कौन कौन है, राष्ट्रीय दल कौन कौन से है, संख्या कितनी है, संबंधित सारा एस्पेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और इससे जुड़ा कुछ मुद्दा है, इस मुद्दा को भी जोड़ेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं जो सीधा प्रश्न पूछ सकता है। तो हम जान के चलते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम का, बीपीएससी अगर आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रहा होता तो चल जाता, लेकिन बीपीएससी कर रहा है तो उसका कोई ठीक नहीं है। मैंने ये भी देखा है, मैं 69 का भी क्वेश्चन देख रहा था, 68 का भी क्वेश्चन देख रहे हैं, और 17th का भी क्वेश्चन देखे हैं। 17th का क्वेश्चन देख के बच्चे बहुत खुश है, बहुत सारे लोग बहुत खुश है, लेकिन कोई ठीक नहीं है कब ये पलटा मार दे। तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 में थोड़ा ज्यादा भीड़ बढ़ने वाली है। तो आपकी तैयारी दोनों होनी चाहिए, एक तो इजी भी तैयार रही है, कि पहले हम बोलते थे कि चलो थोड़ा डिफिकल्ट कर लोगे, इजी कर लोगे, अब हम ऐसा नहीं बोलते हैं, कि जितने बच्चों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ाएगा, डिफिकल्ट पढ़ाएगा, सबका प्रीलिम्स नहीं हुआ है 17th में। क्यों, तो कि इजी पढ़ा हुआ था, इजी आसान था, और इजी गलत करके चले आए। तो हमें दोनों तरफ से तैयार रहना होगा, आपको फैक्ट भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, और बीपीएससी पर बिल्कुल आप भरोसा नहीं कर सकते है कब कैसा क्वेश्चन सेट कर दे। तो हम दोनों क्वेश्चन लेके चलेंगे, इजी वाला भी लेके चलेंगे और कॉन्सेप्ट वाला भी लेके चलेंगे। तो दोनों प्रश्नों में क्या होगा कि आपका कम से कम, हम ये मान के चलते हैं कि 40 प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है ना, 40 ही प्रश्न है ना, 40 में अभी तक जो टेस्ट सीरीज कहीं आप कुछ भी आप बना रहे हो, बनाते रहे हो, पक्का बना रहे हो, कितना सही हो रहा है? 40 में 60-62 हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, हमको लगा 40 में 60-62 हो रहा था, तो फिर रिजल्ट देने, तब तो फिर आपको तो बुला के रिजल्ट देना चाहिए था। हाँ, अच्छा ठीक। 18-20 अगर है तो ये तो सही नहीं है। 40 में कितना होना चाहिए? ये 35 प्लस बहुत कम लोगों का होता है, 35 प्लस के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है। 35 प्लस कहिएगा तो फिर बाकी आपका दूसरा सब छूट जाएगा। ठीक है, 30 प्लस आपको रखना है, लेकिन हाँ 30 प्लस मतलब 32 से कम भी नहीं रहना है। ठीक है, अब बताते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ तो एग्जाम में अपियर नहीं होंगे। ठीक है, तो हमको फॉर्मेशन देख के चलना, आपको तैयारी बस ये करके चलना है कि 40 प्रश्न जो पूछा गया है, तो 40 प्रश्न में पॉलिटी का तो टोटल सिलेबस लिया हुआ है, कुछ छोड़ा नहीं है। अब आप एक काम आपको करना है, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे फिर हमसे आप ये ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, आपको ये करना पड़ेगा। आप एक बार करके देखिए, टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चन आपके पास है, उसमें पॉलिटी से कौन कौन टॉपिक से कितना प्रश्न आया आप करके आ सकते हैं। हम कल पूछेंगे कि कौन टॉपिक से कितना कितना प्रश्न आया है, तभी आपको हम टॉपिक पढ़ाएं। कल टॉपिक शुरू होगा, लेकिन कल टॉपिक इसी प्रकार शुरू होगा कि कौन टॉपिक से कितना प्रश्न आया है। तो जिस टॉपिक से अधिकतम प्रश्न आ रहा है उस टॉपिक को पहले हम करेंगे। रणनीति सही लग रहा है ना? जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को पहले करेंगे, और जो प्रश्न जहां से कम आ रहा है उस टॉपिक को हम बाद में करेंगे। अगर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक है तो फिर उसको जोड़ के पढ़ने के लिए लगे हाथ उसको कर दिया जाएगा। लेकिन हमारी रणनीति, हम जो कह रहे हैं, अपना अनुभव जो अपना बता रहे हैं, कि जहां से अधिकतम प्रश्न पूछे आते हैं उसी टॉपिक के आसपास इर्द गिर्द ही प्रश्न इस बार भी रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा विवाद हुआ है, लंबा चला है, तो विवाद के बाद थोड़ा आयोग भी डरा रहता है, तो बहुत अधिक डिफिकल्ट प्रश्न इस बार भी आपका नहीं पूछेगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन इतना प्रश्न आसान कर देगा वो भी आपके लिए मुश्किल ही है, वो भी ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, टॉपिक को ध्यान रखना है। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, मैं तो पॉलिटी का बता रहा हूँ, हिस्ट्री में भी आपको यही काम करना है, देखना है कि एंशिएंट से, मेडावल से, या मॉडर्न से, मॉडर्न में जो राष्ट्रीय आंदोलन है वहां से कौन टॉपिक से अधिकतम प्रश्न पूछा गया है। प्रश्नों की संख्या आपको लिख के लानी है कि ये टॉपिक इतना प्रश्न, सर ये टॉपिक इतना प्रश्न, जो टॉपिक मैक्सिमम पूछा गया है, या जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट 1 से 51 तो पक्का पढ़ना ही है, हर हाल में पढ़ना है। इसको बिना पढ़े तो आपका बेड़ा पार नहीं लगेगा, तो वो तो पढ़ाएंगे। बाकी का टॉपिक पहले लेट लेके चलेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। तो ये हमारा रणनीति रहेगा आज का, बस ये था सिलेबस दिखाने का। ठीक है,
बाकी आपातकाल संविधान का संशोधन अभिशासन यहीं पे खत्म, द एंड कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस को ज्यादा अधिक डिफाइन हम नहीं किए हैं, इसका मेन टॉपिक हम लिखे हैं, उसका जो इंटीरियर पार्ट है या उसका मेन जो जिस्ट है वो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही हमको पढ़ाना पड़ेगा। बहुत अधिक डिफिकल्टी लेवल खुद से करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जो इजी टू मॉडरेट आपका जो पैटर्न है उसको हमको लेके चलेंगे। कल आपका एक काम है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे जो बाद में रिकॉर्डेड भी देखेंगे या अभी देख रहे हैं, उनको एक काम करना है कि आपको इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटिकल साइंस के कुछ बिंदु को शामिल करते हुए कहाँ से कितना प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्नों की संख्या आपको लिख के लाना है, उस टॉपिक को लिख के लाना है कि सर ये टॉपिक है, उस टॉपिक से मैं प्रश्न पूछूंगा भी, कुछ प्रश्न मैंने बनाए भी है, और उस टॉपिक को पहले कवर किया जाएगा आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक। एक तो आर्टिकल बेस्ड आपका हम तैयारी करवाएंगे, संविधान संशोधन की तैयारी करवाएंगे, बाकी संविधान से संबंधित जो मुद्दा है कल से आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो आज जिनको एनरोल लेना है आज तक आज ले लीजिए, क्योंकि अब बहुत अधिक डिले करने की जरूरत नहीं है। कल से क्लास फाइनली शुरू करेंगे और कल हमें ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सीधे क्लास पर हम लोग को आ जाना है। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।